अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मैना और आज आपके लिए एक शॉर्ट नॉवेल लेकर आई हूं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, जिसका नाम है आमिल कामिल। ये दो दोस्तों पर मबनी कहानी है। तो चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। इनकी हंसों की जोड़ी मशहूर थी। वो कहीं भी जाते, कहीं से भी गुजरते, जो भी इन्हें देखता जेरे लब मुस्कुराता जरूर था। वो थे ही ऐसे। इनमें एक का नाम कामिल और दूसरे का नाम आमिल था। इन दोनों के ना सिर्फ नाम हम काफिया थे, बल्कि काम भी हम काफिया थे। वो दोनों एक ही से काम किया करते थे। जो लोग इन्हें करीब से नहीं जानते थे, वो इन्हें जुड़वा भाई समझते थे, लेकिन वो जुड़वा भाई नहीं थे। इनके दरमियान खून का कोई रिश्ता न था। वो आपस में रिश्तेदार भी न थे। दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। एक का पूरा नाम कामिल सिद्दीक और दूसरे का आमिल कुरैशी था। कामिल और आमिल दोनों की उम्रों में 4-5 साल का फर्क था। कामिल बड़ा था और आमिल छोटा, लेकिन तेज तरारी में आमिल बड़ा था। वो दोनों एक से कपड़े पहनते थे। ना सिर्फ कपड़े यकसा होते, बल्कि जूते के डिजाइन भी एक ही रंग के होते। इनके हाथों पर बंधी हुई घड़ियां और उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियां भी एक ही तरह की होती थी। हाँ, इनके घर अलग अलग थे, हालांकि इन्हें भी एक ही होना चाहिए था। इनकी बीवियां भी अलग अलग ही थी। कुछ शरीर लोगों के ख्याल में इन्हें भी एक ही, नहीं, ऐसा कहना कुछ ठीक ना होगा। वैसे दोनों की बीवियों में एक कदर मुश्तरक थी। वो दोनों आपस में सगी बहनें तो न थी। इन दोनों के दरमियान सगी बहनों वाली मोहब्बत जरूर थी। इन दोनों में कदर मुश्तरक ये थी कि दोनों कॉलेज में हम जमात रही थी। शादी के बाद जब दोनों को मालूम हुआ कि इनके शोहर आपस में एक दूसरे के जिगरी यार हैं, तो इनकी पिछली मोहब्बत मजीद मजबूत हो गई। वो दोस्त तो थी ही, अब एक दूसरे की सगी बहनों जैसी बन गई। उन्होंने अपने शोहरों की दोस्ती में दरारें डालने की कोशिश ना की, बल्कि दोस्ती के इन रिश्तों को तकवीयत पहुंचाई। इन दोनों के घर अलग अलग जरूर थे, लेकिन इनके पास एक ऐसा घर भी था जो दोनों का मुश्तरका था, और इस घर का इनकी बीवियों को इल्म ना था। वो दोनों गुलशन के इलाके में रहाइश पजीर थे। इनके घरों के दरमियान 1-2 किलोमीटर का फासला होगा, लेकिन इनका खुफिया घर क्लिफ्टन के इलाके में था। एक लग्जरी फ्लैट, खूबसूरत और सजा सजाया। दोनों के पास इस फ्लैट की अलग अलग चाबियां थी। कभी वो अलग अलग आते, कभी साथ अपने फुर्सत के लम्हात में यहाँ गुजारने आते थे। लिबास का मसला वो रात को घर जाते हुए ही तय कर लिया करते थे। वो दोनों ज्यादातर सफारी सूट पहनते थे। दोनों के पास बेशुमार सूट थे। इन दोनों ने इन सूटों के अजीब अजीब नाम रखे हुए थे। यार, वो तारिक रोड वाला सूट पहन ले, अच्छा वो मिस नाजिया वाला सूट कैसा रहेगा, और वो शौकत के वलीमे वाला सूट, वो क्यों ना पहन ले। रात को जाते हुए सूट का इंतखाब हो जाता तो ठीक, वरना वो एक दूसरे के घर से टेलीफोन कर लिया करते थे। यार अमीना, पता करना कि वो अमीना आज क्या पहन रहा है, आमिल अपनी बीवी से कहता। जरीना, जरा मालूम करो इस जंगलूस ने आज क्या पहन रखा है, कामिल अपनी बीवी से कहता। फिर दोनों की बीवियां एक दूसरे को टेलीफोन करती। आज क्या पहना रही हो अपने मियाँ को, अमीना पूछती। जो तुम कहो, जरीना बड़ी मोहब्बत से जवाब देती। वो ग्रे सूट ठीक रहेगा। अरे कौन सा? ग्रे रंग के सूट तो कई हैं, वो जिसका कपड़ा न्यूयॉर्क वाला दोस्त लाया था। चलो ठीक है। कभी ऐसा होता कि दफ्तर जाने से पहले तैयार होकर कोई भी एक दूसरे के घर पहुंच जाता और उसे देखकर वही लिबास से बितात कर लेता। वो दोनों लिबास के मसले पर कभी बहस नहीं किया करते थे, ना ही एक दूसरे की मर्जी पर अपनी मर्जी ठूसने की कोशिश करते। जो एक कह देता, दूसरा फौरन ही मान लेता था। शायद यही वजह थी कि इनकी दोस्ती इतने अरसे से कामयाबी से चल रही थी। इन दोनों की दोस्ती का आगाज मशहूर अदाकार सुल्तान शामी के जरिए हुआ था। काफी पुरानी बात है, सुल्तान शामी गाड़ियां खरीदने के लिए कराची आया था। आमिल इसके साथ लाहौर से आया था। कामिल इस जमाने में कराची की एक मशहूर गाड़ियों के शोरूम में बतौर सेलमैन काम किया करता था। सुल्तान शामी के मुख्तलिफ शोरूमों का चक्कर लगाता हुआ कामिल के शोरूम में पहुंचा। आमिल इसके साथ ही था। कामिल ने शामी को गाड़ियां दिखाई, लेकिन उसे कोई पसंद न आई।
किसी कार का रंग पसंद न आता, किसी का मॉडल, किसी की कीमत। कामिल ने महसूस किया कि सुल्तान शामी को गाड़ियों के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन इसके साथ आने वाला चमचा हर गाड़ी में कोई ना कोई मेन मेख निकाल देता है और इसकी राय खराब कर रहा है। कामिल को इस पर बहुत गुस्सा आया। वो खामखा बढ़ कर बोल रहा था, इसका सौदा खराब कर रहा था। पहले कामिल आमिल को शामी का दोस्त समझता था, लेकिन बातों बातों में मालूम हुआ कि वो शामी का दोस्त नहीं बल्कि चमचा है और इसकी बरादरी का आदमी है। यूं तो आमिल ने रोब डालने के लिए लाहौर में अपना शोरूम बताया था, लेकिन कामिल ने अंदाजा लगा लिया था कि वो महज एक सेल्समैन है। इसने सोचा पहले इसका कुछ करना चाहिए, ये जब तक रास्ते से नहीं हटेगा काम नहीं बनेगा। इधर शीशे की दीवार के पीछे बैठा शोरूम का मालिक सेठ हसन भाई बड़े गौर से कामिल को देख रहा था। इसने अंदाजा लगा लिया था कि कामिल को सौदा पटाने में दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि कामिल को इसने शोरूम में खिड़की से हर गाड़ी के पास जाते हुए देखा था। सेठ हसन भाई जानता था कि कामिल कितना पुख्ता सेल्समैन है। एक बार कस्टमर इसके जाल में फंस जाए तो फिर इसका निकलना मुश्किल हो जाता है। सेठ हसन भाई को दूसरे कार डीलरों के जरिए मालूम हो चुका था कि सुल्तान शामी शहर के तमाम बड़े शोरूमों में चक्कर लगा चुका है, लेकिन अभी तक इसे कोई गाड़ी पसंद नहीं आई। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि इसके शोरूम से सुल्तान शामी खाली हाथ न जाए। वो कामिल को कामयाब देखना चाहता था। सेठ हसन भाई ने इसे इशारा करके बुलाया। कामिल ने सेठ का इशारा पाकर शोरूम के एक सेल्समैन को अपने पास बुलाया। जब वो करीब गया तो उसने इससे कहा, मैं सेठ की बात सुनकर आता हूँ, तुम जरा पार्टी अटेंड करो। अच्छा ठीक है, मुनीर ने कहा और सुल्तान शामी के नजदीक आ गया। कामिल सेठ के कैबिन में दाखिल हुआ तो वो मुस्कुराकर बोला, कामिल क्या घपला है? घपला तो कोई नहीं सेठ, कामिल ने धीमे लहजे में कहा। मैं चाहता हूँ कि एक एक्टर यहाँ से गाड़ी लिए बिना ना जाए। ये 3 दिन से शहर के शोरूमों में चक्कर काट रहा है, इसे कोई गाड़ी देने वाला नहीं। सेठ हसन भाई ने इसे चैलेंज किया। मेरे लिए भी ये शख्स चैलेंज बन गया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि इसे गाड़ी लिए बिना यहाँ से ना जाने दूं। कामिल ने अपने हाथ मलते हुए कहा, लेकिन इस चमचे ने मामला खराब कर रखा है। जब तक ये इसके साथ रहेगा सुल्तान शामी गाड़ी ना ले पाएगा। फिर क्या करना है बोलो? सेठ हसन भाई ने मेज पर मुक्का मारा। इसे किसी तरह सुल्तान शामी से अलग करना है, कामिल ने तजवीज पेश की, लेकिन वो लाहौर से इसके साथ चिपका हुआ आया है, वो कैसे अलग होगा? वो सोच में पड़ गया। होगा, जरूर होगा, इसने यकीन दिलाया। आखिर कैसे? सेठ हसन भाई ने पूछा। वो आपका प्राइवेट कैबिन आखिर कब काम आएगा? कामिल ने मुस्कुराकर कहा। अरे गुड आइडिया कामिल, मैं तेरे को मान गया। जाकर तू इसे मेरे पास तो भेज, मैं इसे खूबसूरत जन्नत की सैर कराता हूँ, सेठ हसन भाई ने खुश होकर कहा। शोरूम की गाड़ी तो इसे पसंद नहीं आई। एक गाड़ी है मेरी नजर में, बैंक का बंदा है, इसके पास बस आने जाने में ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगेंगे। आप इस चमचे को अंदर बुलाएं, मैं शामी को लेकर बाहर निकलता हूँ। बिल्कुल ठीक, तू जाकर इसे भेज। कामिल कैबिन से निकलकर इसके दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। इसने इशारे से आमिल को बुलाया। जब वो नजदीक आया तो बोला, आपको सेठ साहब बुला रहे हैं। मुझे? वो हैरानी से बोला। हाँ जी आपको, कामिल ने इसकी हैरत को दूर करते हुए कहा। इसके अंदर जाने के बाद कामिल तेजी से सुल्तान शामी के पास आया और बोला, हाँ जी कोई बात बनी? ओ नहीं बच्चाओ, हले कोई गल नहीं बनी, सुल्तान शामी बोला। ते फिर ते साढ़े ना लाओ, कामिल ने इसका हाथ पकड़ा। आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाता हूँ कि देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। चलो फिर चलो। सुल्तान शामी ने फौरन इसके साथ 2-4 कदम बढ़ाए, फिर कुछ ख्याल आया और रुक गया। साडा बंदा किथे जी, उन्हों भी नाल लेना है। कामिल ने सामने कैबिन में नजर मारी, वो खाली पड़ा था। सेठ हसन भाई इसे अपने प्राइवेट कैबिन में ले जा चुके थे। शामी साहब, वो मेरे ख्याल में टॉयलेट गया है, जितनी देर में वो आएगा इतनी देर में हम गाड़ी देखकर आ जाएंगे। ये नजदीक ही तो है, आए जल्दी आए, कहीं वो बंदा निकल न जाए। कामिल ने इसका हाथ पकड़कर खींचा। सुल्तान शामी तजब्जुब के आलम में था कि क्या करे, लेकिन कामिल ने इसे सोचने का मौका बिल्कुल ना दिया। वो इसे अगवा करने वाले अंदाज में शोरूम से निकाल कर ले गया। आमिल को नहीं मालूम था कि सुल्तान शामी को
कामिल ने उड़ा लिया है। वो इस वक्त सेठ हसन भाई की मजेदार गुफ्तगू में महव था। सेठ हसन भाई कराची के बारे में इसे बता रहे थे। आमिल क्योंकि पहली बार कराची आया था, इसलिए वो बड़ी दिलचस्पी से इनकी बातें सुन रहा था। अच्छा, ये बातें तो चलती रहेंगी, ये बोलो कुछ पियोगे? सेठ हसन भाई ने इसे चमकती आंखों से देखा। सेठ साहब, पियेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? आमिल ने हंसकर कहा। फिर मेज पर पड़ा हुआ शाम का अखबार उठा लिया, जिसमें कई नाइट क्लबों के इश्तिहार थे और गैर मुल्की रकासाओं की नीम अरियान तस्वीरें छपी हुई थी। सेठ साहब, आपका शहर बड़ा जबरदस्त है। आमिल की नजर एक इश्तिहार पर पड़ी। इसमें क्या शक है? फिर आज रात के लिए मैं किसी नाइट क्लब में टेबल बुक करा लूं? सेठ हसन भाई ने इसे चक्कर दे दिया। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आमिल की नजरें अभी तक इश्तिहार पर गड़ी हुई थी। आमिल जैसा चाहता था वैसा तो नहीं हो सका, अलबत्ता जैसा कामिल चाहता था वैसा हो गया। कामिल को सिर्फ आधा घंटा दरकार था, वो इसे मिल गया। सेठ हसन भाई छटा हुआ आदमी था। इसने आमिल को आधे घंटे तक महज अपनी बातों में उलझाए रखा। कुछ पिलाया ना खिलाया ना दिखाया, अपनी रंगीन गुफ्तगू के जाल में इसे फंसाए रखा। जब इसे मालूम हुआ कि कामिल शोरूम में वापस आ गया है, तो वो एक सेकंड जाया किए बिना खड़ा हो गया। आओ जरा बाहर चले, वो बोला। अच्छा जी। आमिल ने बड़े मरे हुए लहजे में कहा। वो सेठ से ये ना पूछ सका कि वो पीना मिलाना कहाँ है और रात को किस नाइट क्लब में पहुंचना है और कब। जब वो प्राइवेट कैबिन से निकलकर शीशे लगे कैबिन में आए, तो आमिल ने सुल्तान शामी को एक नई गाड़ी जो शोरूम में न थी के गिर्द चक्कर लगाते देखा। इसके चेहरे से खुशी फूट रही थी। सुल्तान शामी के चेहरे की खुशी देखकर आमिल का चेहरा बुझ सा गया। सेठ हसन भाई ने इसके साथ क्या कम किया था कि कामिल ने भी इसको हाथ दिखा दिया था। ओए तू कित्थे मर गया सी? आमिल कैबिन से बाहर आया तो सुल्तान शामी ने कहा, ओए वेख मैं केडी शानदार गड्डी लाया हां। कामिल का मंसूबा कामयाब हो गया था। इसने ना सिर्फ सुल्तान शामी को गाड़ी पसंद करा दी थी, बल्कि इसका सौदा भी हाथों हाथ करा दिया था। शामी के पास नकद रकम मौजूद थी। इस सौदे में इसने टॉप मारा था और वो अलग। सुल्तान शामी खुश खुश गाड़ी लेकर लाहौर चला गया, लेकिन आमिल इसके साथ ना गया। कराची की रंगीनियों ने जैसे इसके पांव जकड़ लिए। वो 2-3 दिन के बाद जब आमिल दोबारा शोरूम पर आया, तो कामिल इसे देखकर हैरान रह गया। अरे तुम गए नहीं? कामिल ने इससे पूछा। नहीं, अब जाना कहाँ है? वो किसी सहरज़दा लहजे में बोला। क्यों भाई, तुम तो सुल्तान शामी के साथ आए थे इसे गाड़ी दिलाने, इसी के साथ ही तुम्हें वापस जाना था। कामिल ने इसे याद दिलाया। हाँ, वो चला गया। मैंने इसे ट्रेन के जरिए भेज दिया है और खुद इसके साथ जाने से माजरत कर ली है, आमिल ने वजाहत की। आखिर ऐसा क्या हुआ? कामिल ने इसके कंधे पर हाथ रखकर सवाल किया। मैं इस शहर के शहर में आ गया हूँ। यहाँ की तो दुनिया ही निराली है। मैंने फैसला किया है कि अब यही रहूंगा, इसने जवाब दिया। लेकिन लाहौर में तो तुम्हारा अपना शोरूम था, तुमने तो बताया था, कामिल ने इसे छेड़ा। लाहौर में मेरा कुछ नहीं है। सही बात तो ये है कि मेरा कहीं भी कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तन्हा हूँ। इसने ये बात इस कदर मायूसी से कही कि कामिल के दिल में फौरन रहम आ गया। कामिल की इससे कोई दुश्मनी ना थी, बल्कि वो पहली नजर में इसे अच्छा लगा था। लेकिन जब इसने टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो इसे बुरा लगने लगा था। अब तो कोई मसला ही ना रहा था। सुल्तान शामी को वो गाड़ी फरोख्त करने में कामयाब हो चुका था और आमिल से इसकी कोई दुश्मनी भी न थी। कामिल ने इसके गले में हाथ डालकर इसे अपने करीब कर लिया और बोला, एक सेल्समैन होकर इस कदर मायूसाना लहजा वो तुमने सुना नहीं? जिसका कोई नहीं होता, इसका खुदा होता है। नहीं कामिल साहब, ये बात गलत है। तन्हा आदमी का कोई नहीं होता। खुदा भी इन्हीं लोगों के साथ होता है जिसके साथ सब हो। अरे तुम मायूसी की इंतहा को पहुंचे हो। खुदा से भी तुम्हारा ईमान उठ गया। आपने मेरी तरह जिंदगी नहीं गुजारी, इसलिए ये बात कह रहे हैं। आपने मेरी तरह जिंदगी गुजारी होती तो मेरे कहे पर ईमान ले आते। इस दुनिया में मुश्किलात से हर आदमी गुजरता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा मैं यहाँ आपकी तकरीर सुनने के लिए नहीं आया। फिर कैसे आना हुआ? मुझे इस शोरूम पर मुलाजमत चाहिए। आमिल ने बराह रास्त सवाल किया। कामिल ने बराह रास्त जवाब देने के बजाय सेठ के कैबिन की तरफ देखा।
वो इस वक्त फारिग बैठा था। कामिल ने आमिल का हाथ पकड़ा और बोला, आओ मेरे साथ। सेठ हसन भाई ने कामिल के साथ आमिल को कैबिन में आते देखा और देखकर चौंक उठे। इसने फौरन टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और एक नंबर डायल करने लगा। जब वो दोनों नजदीक पहुंच गए तो सेठ ने इसे एक आंख के इशारे से बैठने को कहा। बैठो। कामिल ने आमिल को एक कुर्सी पेश की। सेठ हसन भाई नंबर डायल करते हुए कामिल को मुसलसल घूर रहे थे। वो अंदाजा करना चाह रहे थे कि क्या मामला है। कामिल ने इसकी नजरों के सवाल को समझकर बड़े इत्मीनान से कहा, आप फौरन से फारिग हो जाए तो मैं बताता हूँ। सेठ हसन भाई तो फारिग ही था। वो यूं ही नंबर घुमा रहा था अपनी ही अहमियत जिताने के लिए। इसने रिसीवर फौरन क्रेडल पर रख दिया और बोला, साला फोन मिलना भी एक मुसीबत है। और आमिल साहब, आप कैसे हो, ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ जी। आमिल ने मुस्कुराने की कोशिश की। सेठ आमिल साहब अब इसी शहर में रहना चाहते हैं? कामिल बोला। जरूर जरूर, रहो भाई, शौक से रहो। ये तो बड़ा गरीब परवर है, अपने शोरूम पर मुलाजमत चाहते हैं। कामिल ने असल मौजू को छेड़ा। है ये कहकर सेठ हसन भाई ने फिर फोन उठा लिया और एक नंबर डायल करने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर इसने कुछ सोचकर नंबर डायल करने का इरादा मुलतवी कर दिया और रिसीवर क्रेडल पर डालकर इसने कामिल को घूरा और फिर सीधे हाथ को मेज पर फैलाकर अंगूठा हिलाया। वो एक खुफिया इशारा था जो अक्सर गाड़ियों की डील करते हुए काम आता था। कामिल सेठ हसन भाई का सबसे पसंदीदा सेल्समैन था। वो इस बात को टालने की पोजीशन में न थे, फिर भी वो हाँ करने से पहले इसका भी जवाब जान लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इशारा किया था। जवाब में कामिल ने भी मेज पर हाथ रखा और अंगूठा हिलाया। सेठ हसन भाई ने अंगूठा मखसूस अंदाज में हिलाकर पूछा, तुम क्या कहते हो? कामिल ने इसका सवाल समझकर मखसूस अंदाज में अंगूठा हिलाया, जिसका मतलब था मेरी तरफ से ओके है। अच्छा। सेठ हसन भाई ने कामिल की तरफ से ओके हो जाने पर जेरे लब कहा और फिर आमिल से मुखातिब हुआ, इस शहर में आप किसी को जानते हैं? नहीं सेठ साहब। फिर तुम्हारी जमानत कौन देगा? सेठ हसन भाई ने ये कहकर एक मर्तबा टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। बात यह है कि ये शोरूम इस वक्त कराची का सबसे बड़ा शोरूम है। यहाँ एक से एक आला गाड़ी मौजूद है। इनकी चाबियां बोर्ड पर लटकी रहती हैं। हसन भाई डायल घुमाने लगे। फिर कामिल को एक काम और करना पड़ा। आमिल के पास रहने के लिए कोई जगह न थी। वो सुल्तान झामी के साथ एक अच्छे होटल में ठहरा था। इसके जाने के बाद वो एक छोटे से होटल में मुंतकिल हो गया। इस छोटे से होटल में अपना मुख्तसर सा सामान जो सिर्फ एक सूटकेस पर मुश्तमिल था रख कर वो सीधा कामिल के पास पहुंचा। सुल्तान झामी के साथ आमिल ने कराची के बड़े बड़े शोरूमों की खाक छानी थी। वो कहीं और भी मुलाजमत के लिए जा सकता था, लेकिन इसने कहीं और जाने के बजाय कामिल के पास आना पसंद किया। इसे कामिल भला आदमी लगा था और इसे पूरी तवक्को थी कि वो इसकी जरूर मदद करेगा, और हुआ भी यही। जब वो पास पहुंचा तो इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के इसे सेठ से मिला दिया, और ना सिर्फ इसे मिला दिया बल्कि मुलाजमत भी दिला दी। फिर कामिल को एक काम और करना पड़ा। इससे कहा कि वो अपना सामान होटल से ले आए। कामिल के पास 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट था जिसमें वो अकेला रिहाइश पजीर था। आमिल बड़ा खुश था। वो खुद को बड़ा खुशकिस्मत गर्दान रहा था कि एक दिन में ही इसके दोनों मसले हल हो गए, लेकिन इसकी खुशकिस्मती मुस्कुरा रही थी। जो आज बोया जा रहा था कल इसे काटना था, और ये बात आमिल को मालूम न थी ना कामिल को। किस्मत के चक्कर ही कुछ इस तरह के होते हैं कि इनसे निकलना आसान नहीं होता। कामिल को घर के कामों से कोई दिलचस्पी न थी। वो इस फ्लैट को बस रात का सहारा समझकर इस्तेमाल करना चाहता था। खाना पीना सब बाहर का था। महीनों फ्लैट में सफाई ना होती। जब बहुत धूल मट्टी जम जाती तो मजबूरन झाड़ू हाथ में पकड़कर उल्टे सीधे हाथ मारता, और ऐसे कामों से इसे बहुत उलझन होती। आमिल ने इस फ्लैट में आकर इसकी काया ही पलट दी थी। वो इंतहाई सुघड़ मर्द साबित हुआ था। इसने घर को सफाई करके न सिर्फ चमका दिया था, बल्कि इस घर का बावर्ची खाना जो कबाड़ खाना बना हुआ था इसे भी महका दिया था। इस बावर्ची खाने से तरह तरह की खुशबुएं आने लगी थी। आमिल इन मर्दों में से था जिनको घरदारी का शौक होता है। वो बहुत अच्छा खाना बनाता था। इसका खाना खाकर कामिल बहुत खुश होता।
वो बाहर का खाना खा खा कर तंग आ चुका था। अब सुबह ही सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म चाय मिलती और खूब सिके हुए करारे पराठे मिलते, साफ सुथरी मेज पर नाश्ता लगता तो काबिल इसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देखता और मुकालमा बोलता। जान, तूने मेरी जिंदगी में आकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। तूने इस घर को गुलशन बना दिया है। तेरे कदमों ने इस घर को खानों की खुशबुओं से महका दिया है। मेरी जिंदगी में बहार आ गई है, हर तरफ रंग बिखर गए हैं। अब मैं तुमसे बिछड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इससे पहले कि ये जालिम समाज हम दोनों को अलग कर दे, आओ हम शादी कर लें। काबिल साहब अब आंखें खोले इसे डायलॉग मार रहे थे। ऐसे डायलॉग आमिल ने बहुत सुन रखे हैं। आमिल कहता, यार आमिल, काश तू औरत होता, इसे प्यार भरी नजरों से देखना जारी रखता। फिर क्या होता? आमिल मुस्कुराकर कहता, मैं तुझसे शादी कर लेता। लेकिन मैं इसके लिए राजी ना होता, बल्कि ये कहना चाहिए कि होती। ऐसे काहिल आदमी से शादी करके क्या मैं अपनी किस्मत फोड़ता, जिससे उठकर पानी भी नहीं पिया जाता। आमिल जराना आवाज में बोलता। ये सुनकर वो दोनों कहके लगाते। ये बात बिल्कुल सही थी। काबिल बहुत काहिल वाकया हुआ था, लेकिन जितना घरेलू मामलात में काहिल था, इतना ही अपने काम में मुस्तैद था। वो पार्टी पर शाहीन बनकर झपटता था और जब तक इस पार्टी से अपना हिस्सा जो कमीशन की सूरत में होता वसूल ना कर लेता, कभी वापस ना आता। अब दोनों शाहीन इकट्ठे हो गए थे। आमिल इससे भी एक हाथ आगे जा रहा था। वो खासा तेज तर्रार आदमी था। वो मिजाजन बहुत शौक, बात बात पर कहका लगाने वाला, जबकि काबिल संजीदा तवा और दोनों मिलकर एक हो जाते थे। वो दोनों एक दूसरे के बगैर जैसे नामुकम्मल थे। आमिल अगर लड़की होता तो ये दुनिया का एक खुश नसीब जोड़ा होता। इनकी दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी, गहरी होती जा रही थी। इधर सेठ हसन भाई भी बहुत खुश थे। इसने आमिल की तनख्वाह मुकर्रर कर दी थी, क्योंकि इसका कमीशन काबिल की तनख्वाह से भी ज्यादा बन रहा था। वो दोनों चीतों की जोड़ी को कहता था कि दोनों शिकार पर इस तरह झपटते थे कि इसे काबू में किए बिना पलटते न थे। सेठ हसन भाई खुद को बड़ा माहिर सेलमैन समझता था। वो था भी। वो अपनी गुफ्तगू के जाल में बंदे को ऐसा फंसाता कि गाड़ी लिए बिना शोरूम से कोई निकलता ही ना था। लेकिन अब ये होने लगा था कि जो खीर इससे सीधी ना होती, इसी टेढ़ी खीर को वो इनके हवाले कर देता और काबिल और आमिल इस टेढ़ी खीर को इस तरह सीधा करते कि सेठ हसन भाई दांतों में उंगलियां दबाकर रह जाता। एक दिन नाश्ता करते हुए आमिल ने कहा, काबिल एक बात तो बता। हाँ पूछो, काबिल बोला। हम इतने पैसे सेठ को कमा कर देते हैं, आखिर क्यों? वो हमें तनख्वाह भी तो देता है। तनख्वाह तो हमारी कमाई की आधी भी नहीं देता। हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है। अगर ये बात मेरी ठीक है तो हम अपनी तवानाई सेठ हसन भाई के लिए क्यों जाया कर रहे हैं? आमिल ने एक नई राह दिखाई। फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि हमारी कमाई हमारी जेब में आए। कमाते हैं हम और खाता वो है। लेकिन ये भी तो सोचो, ये शोरूम भी तो उसी का है। हाँ, मैं बहुत दिनों से यही सोच रहा हूँ कि शोरूम उसका है, हमारा क्यों नहीं? आमिल की आंखों में ख्वाब लहरा रहे थे और नजदीक ही इनकी ताबीर भी थी। वो चमकती हुई आंखों से काबिल को देखते हुए बोला, यार काबिल, अब हमें अपना शोरूम खोलना चाहिए। बल्कि तुझे तो खोल ही लेना चाहिए था। कितना अरसा हो गया तुझे काम करते। जब मैं अपनी और तुम्हारी कमाई को सेठ के पेट में जाते हुए देखता हूँ तो मेरे अंदर आग लग जाती है। यार ये आग तेरे क्यों नहीं लगती? बहुत लगती है, लेकिन शोरूम खोलने के लिए पैसा काफी चाहिए। सेठ फखर भाई आखिर किस दिन काम आएगा? आमिल आंख मार कर बोला, वो पैसा लगाने के लिए तैयार है। क्या तुझसे इसने बात की थी? हाँ, उसने मुझसे बात की थी, बल्कि वो बात तो तुझसे भी कई मर्तबा कर चुका है। हाँ वो मुझसे तो कर चुका है, लेकिन तुझे मालूम नहीं कि वो सेठ का दुश्मन नंबर 1 है। वो मुझे यहाँ से तोड़ने की फिक्र में रहता है, मुझे मालूम है। इसी दुश्मनी से तो हमें फायदा उठाना है। बस अब तू दरमियान में मत बोलना, मेरी बात सुन। तुझे सेठ हसन भाई के साथ काम करते 8 साल हो गए हैं, लेकिन इसने तुझे क्या दिया? अगर तू इसे 2 महीने कमीशन कमा कर ना दे तो वो तीसरे महीने तुझे निकाल कर बाहर मारेगा। ये लिखवा ले मुझसे। तू अब ये मुरव्वत मोहब्बत का चक्कर छोड़। सेठ फखर भाई को हम लोग पकड़ते हैं, वो पैसा लगाने को तैयार है और हम पार्टनर्स होंगे, मुलाजिम नहीं। क्या समझा? काबिल की बात समझकर
वो सेठ हसन भाई को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक ही एतराज था, इस सेठ भाई की सेठ हसन के साथ दुश्मनी थी। वो नहीं चाहता था जिस शख्स का इसने इतने अरसे नमक खाया है वो इसके दुश्मन के साथ मिल जाए। गधेपन की बातें मत करो, किसी और पार्टी का मिलना मुश्किल है। हमें इस ऑफर से फौरी तौर पर फायदा उठाना चाहिए। हाथ में मौजूद पार्टी को छोड़कर नई पार्टी की तलाश मेरे नजदीक इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं, आमिल ने कहा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुझे 8 साल से हसन भाई बेवकूफ बना रहा है, लेकिन मैं अब तुझे मजीद बेवकूफ बनने नहीं दूंगा। क्या तेरा जी नहीं चाहता कि तेरा अपना शोरूम हो? हाँ, क्यों नहीं चाहता जी? तो फिर खामोशी इख्तियार कर और अपनी आंखों में बेवफाई का काजल भर ले और देखता जा कि मैं क्या करता हूँ, आमिल ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। कामिल के लिए आंखों में बेवफाई का काजल भरना तो मुश्किल था, लेकिन इसने खामोशी इख्तियार कर ली और देखने लगा कि आमिल क्या करता है। आमिल ने बहुत तेजी से काम दिखाया। इसने सबसे पहले सेठ फखर भाई से मुआयदे की शराइत तय कर ली। सेठ सरमाया लगाने को तैयार था, लेकिन मुनाफे में निस्फ का हकदार बनना चाहता था, यानी आधा कामिल और आमिल और आधा सेठ फखर भाई का। लेकिन आमिल अड़ गया। वो जानता था कि सेठ फखर भाई सेठ हसन भाई को नीचा दिखाने के लिए और भी नीचे आ सकता है, इसलिए इसने तजवीज पेश की कि सरमाया बेशक आपका होगा, लेकिन मुनाफे में तीनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। थोड़े से बहस और मुबाहिसे के बाद सेठ फखर भाई ने ये तजवीज मान ली। इस तजवीज की वजह से इसका मुनाफा जरूर कम हो गया था, लेकिन नुकसान कोई न था। एक तीर से 2 शिकार हो रहे थे। कारोबार फैल रहा था और सेठ हसन भाई सुकड़ रहा था। तारिक रोड पर एक मुनासिब जगह देखकर शोरूम खोल लिया गया। इसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। अभी शोरूम पर काम जारी था कि सेठ हसन भाई को कहीं से भिलक मिल गई। दोनों ने शोरूम खोलने की बात को बिल्कुल राज रखा था और उन्होंने सोचा था कि शोरूम का इफ्तिताह जिस दिन होगा उसी दिन सेठ हसन भाई से बात करेंगे। लेकिन ऐसी बातें भला कहाँ छुपती है, वो भी इस वक्त जब दुश्मन एक दूसरे की घात में हो। ये बात सेठ फखर भाई ने ही सेठ हसन भाई तक पहुंचाई थी। पहले तो इसे यकीन न आया, लेकिन जब इसने अपने जराये से तहकीक की तो ये बात साबित हो गई कि वाकई तारिक रोड पर एक शोरूम खुल चुका है और अनकरीब इफ्तिताह होने वाला है। कामिल आमिल इसमें शराकतदार है, ये जानकर सेठ हसन भाई को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वो दिन आता कि कामिल आमिल इससे जाने की इजाजत चाहते, वो दिन खुद ही ले आया। सुबह आते ही इसने दोनों को बुला भेजा। वो शीशे के कैबिन के बजाय अपनी जाती कैबिन में था। मेज पर 3 गिलास रखे हुए थे और सेठ हसन भाई के हाथ में बोतल थी। इसने दोनों को अंदर आते देखा तो चेहरे पर गम के साए लहराने लगे। दुख के आसार और नुमाया हो गए और इसने बड़े मखबूब लहजे में कहा, आओ बैठो। सूरत हाल देखकर दोनों को फौरन समझ में आ गया कि हसन भाई को इनके शोरूम की खबर मिल गई है। वो दोनों ज़हनी तौर पर सवालों जवाब के लिए तैयार हो गए थे। वो इतना मखबूब था कि इसने शोरूम से मुताल्लिक कुछ ना पूछा, बस इतना कहा, आज तुम दोनों की मेरी तरफ से दावत है। ये हमारी मुलाकात का आखिरी दिन है। आज के बाद तुम दोनों का इस शोरूम से कोई ताल्लुक ना रहेगा। ये बात इसने इतने रफ्त आमेज लहजे में कही कि कामिल की आंखों में नमी झलकने लगी। इसने अभी कुछ कहना चाहा था कि आमिल ने इसे हाथ के इशारे से रोक दिया और खुद बोला, कोई बात नहीं सेठ जी, जैसे आपकी मर्जी। बात इसी बात पर खत्म हो गई। वो दोनों यहाँ से उठकर अपने शोरूम पर जा बैठे। कारोबारी दुनिया में कामिल का नाम नया न था। अब तो लोग आमिल से भी वाकिफ हो गए थे, इसलिए इन्हें नई जगह पर कोई दिक्कत पेश न आई। सब जाने पहचाने से लोग थे, बस ठिकाना तब्दील हो गया था। दोनों ने बहुत मेहनत और लगन से काम किया। इसके नतीजे में कामयाबियों ने इनके कदम को चूम लिया और कामिल और आमिल गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की दुनिया में मोतबर नाम गर्दाने जाने लगे। जब इनके कदम अच्छी तरह जम गए तो उन्होंने सेठ फखर भाई के कदम इस शोरूम से उखाड़ फेंके। आमिल तो चाहता था कि सेठ का कारोबार में लगा बुनियादी सरमाया भी हजम कर लिया जाए, लेकिन कामिल ने इसरार करके इसका सरमाया वापस कर दिया और वो दोनों शोरूम के मालिक बन बैठे। सेठ फखर भाई ने खुदा का शुक्र अदा किया कि कम से कम इसका सरमाया तो वापस मिल गया। फिर इतने अरसे मुनाफा मिलता रहा वो अलग। सेठ फखर भाई किसी तरह घाटे में न था।
लेकिन फिर भी इसने अलग होते हुए खूब शोर मचाया, कराची के कई शोरूम के मालिकान को दरमियान में डाला और फिर थक हार कर बैठ गया। कोई बात ना बनी। काबिल और आबिल ने 2 कमरों का वो छोटा सा फ्लैट अरसा हुए छोड़ दिया था। अब वो एक अच्छे इलाके के बड़े फ्लैट में मुंतकिल हो गए थे। घर पर एक मुलाजिम रख लिया था जो खाना पकाने के अलावा सफाई सुथराई, नीज चौकीदारी का भी काम कर लिया करता था। वो एक खमा वक्ती मुलाजिम था, 24 घंटे फ्लैट पर रहता था। इधर शोरूम पर उन्होंने 2 सेल्समैन रख लिए थे। अब वो छोटी मोटी गाड़ियों के बजाय बड़ी बड़ी गाड़ियों को डील करते थे, लंबे हाथ मारते थे। इनके ताल्लुकात अच्छे और बड़े लोगों से इस्तवार हो गए थे। दोनों के बारे में मशहूर था कि वो कंवारे हैं, लेकिन ऐसा न था। काबिल की बहुत पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन इसकी बीवी एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला होकर मर गई थी। इसका इंतकाल शादी के 6 माह बाद ही हो गया था। आमिल ने भी शादी कर ली थी, लेकिन इसकी अपनी बीवी से ना बन सकी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर एक दिन इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। इन शादियों को इतना अरसा गुजर गया था कि दोनों खुद को कंवारा ही महसूस कर रहे थे। बेगम शहनाज जब इनके शोरूम में आती तो गाड़ी के अलावा इन दोनों की शादी की बात जरूर करती। वो मशहूर सोशल वर्कर थी। हर 6 माह बाद गाड़ी तब्दील करने के अलावा लोगों की शादी ब्याह कराने में भी इन्हें बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन वो शोरूम में आई तो ये तय करके आई कि आज काबिल और आमिल में से किसी को शादी के लिए राजी करके रहेंगी। इनके पास एक अच्छा रिश्ता था। लड़की और लड़की के घर वाले आमिल काबिल को देख चुके थे। इनको दोनों ही पसंद थे। जब बेगम शहनाज ने शादी की बात छेड़ी तो हस्बे मामूल दोनों ने एक दूसरे पर टाला। पहले तुम, आमिल हंसा। पहले तुम, काबिल मुस्कुराया। पहले तुम में कहीं दोनों के हाथ से बीवी ना निकल जाए, बेगम शहनाज ने कहका लगाया। काबिल तुम बड़े हो, असूली तौर पर पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। ये जरूरी तो नहीं, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बड़ा किसी वजह से शादी ना करना चाहे और रिश्ता माकूल हो तो छोटे की करा दी जाती है। अच्छा, ये तो फिर लंबी बहस शुरू हो जाएगी। आज मैं तय करके आई हूँ कि तुम में से किसी एक को शादी के लिए राजी करके रहूंगी। देखो, लड़की बहुत खूबसूरत है। बेवकूफ़ी की बातें छोड़कर ऐसा करते हैं कि टॉस कर लेते हैं। चलो ठीक है, आमिल ने खुश होकर कहा। तुम क्या कहते हो काबिल? मुझे आपकी तजवीज़ मंजूर है। वो भी तफरीह के मूड में था। एक बात मैं तुम दोनों को बता दूं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, संजीदा हूँ। अगर तुम लोग अपने वादे पर से फिरे फिर मुझसे बुरा ना होगा। बेगम शहनाज ने हंसकर कहा। नहीं बेगम शहनाज, ऐसा कुछ ना होगा। हम दोनों भी बड़े संजीदा हैं। हालांकि वो संजीदा बिल्कुल न थे, महज तफरीह के मूड में थे। बेगम शहनाज ने अपने पास से 8 आने का सिक्का निकाला और दोनों से पूछकर हवा में उछाला। सिक्का आमिल के हक में गिरा। इसने खुशी से नारा लगाया, चलो भाई काबिल, अब दूल्हा बन जाओ। हाँ, अब तो शादी के लिए राजी होना ही पड़ेगा, बेगम शहनाज ने भी खुश होकर कहा। काबिल दोनों की बातें सुनकर हंसता रहा। ये हंसी की बात इस वक्त संजीदगी इख्तियार कर गई जब इसने बेगम शहनाज की सालगिरह के मौके पर एक खूबसूरत लड़की को बेगम शहनाज के इर्द गिर्द घूमते देखा। काबिल की नजरें भी बार बार इस लड़की की तरफ उठ रही थी। इसने आमिल से पूछा, यार ये कौन है? जो भी है बहुत प्यारी है, आमिल ने गहरा सांस लेकर कहा। बाद में जब काबिल ने बेगम शहनाज से इस लड़की के बारे में पूछा तो उसने बताया, ये वही लड़की है जिससे मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ। अच्छा, वेरी गुड, काबिल ने खुशी का इजहार किया। बेगम शहनाज, तो फिर नेक काम करने में देर किस बात की? शादी से पहले उन्होंने फ्लैट छोड़कर गुलशन में एक बड़ा सा घर ले लिया। काबिल की बीवी जरीना जहाँ खूबसूरत थी वहाँ खुश इखलाक भी थी। इसने आमिल की मौजूदगी को मसला ना बनाया। आमिल वैसे मसला भी नहीं, वो दोनों बहुत अच्छे थे। मुश्तरका कारोबार भी था। जब वो दोनों को यकसा लिबास पहनकर घर से निकलते देखती तो उसकी आंखों में रश्क होता कि इस जमाने में जब भाई भाई का नहीं तो ये दोस्ती बेनजीर मिसाल थी। कामिल की शादी के बाद आमिल भी ज्यादा दिन खुला न रह सका। जरीना ने इसे भी बांध लिया। अमीना इसकी कॉलेज में क्लास फेलो थी, बहुत पुरकशिश लड़की थी। एक दिन जरीना ने अमीना और आमिल का आमना सामना करवा दिया। फिर आमिल हुस्न के जाल से ना निकल सका। इसके जाने के बाद आमिल ने जरीना से तड़प कर पूछा, भाभी ये लड़की कौन थी? ये लड़की जो भी थी बहरहाल तुम्हारी बीवी हो सकती है, जरीना ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, आमिल ने खुश होकर कहा, बीवी हो सकती है तो फिर देर किस बात की? पहुंचाइए हमारा पैगाम।
इस तरह कामिल की शादी के 6 माह के अंदर अंदर आमिल के सर पर भी सेहरा बन गया। कामिल चाहता था कि दोनों साथ ही रहें, लेकिन आमिल ने गुलशन में ही थोड़े से फासले पर एक अलग घर ले लिया। इसने कहा, देखो कामिल, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक अरसे से साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के मिजाज को भी समझते हैं। हमारे दरमियान आज तक किसी मामूली से मसले पर भी लड़ाई नहीं हुई। जरीना भाभी बहुत अच्छी हैं, अमीना की दोस्त भी है, वो भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझती हैं। लेकिन एक बात याद रखो, खवातीन में हसद का मादा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर इनकी नजर होती है। हम अगर साथ रहे तो मुझे डर है कि कहीं हमारी दोस्ती भी दांव पर ना लग जाए, लिहाजा मुझे एक घर लेने दो। कामिल जानता था कि आमिल ठीक कह रहा है, लिहाजा इसने कोई बहस ना की, फौरन इसकी बात मान ली। वैसे इन दोनों के दरमियान इतनी जहनी हम आहंगी थी कि वो आज तक किसी मसले पर ना उलझे थे। बहरहाल आमिल ने घर से अलग होकर दोस्ती को दांव पर लगने से बचा लिया, लेकिन इसका ये ख्याल खाम था। मोटर डीलिंग इनकी बहुत अच्छी चल रही थी। अब उन्होंने अपने कारोबार को वसअत देने के बारे में सोचा। कामिल के जहन में एक अच्छी तजवीज थी। इन दिनों कराची में कोई काबिल जिक्र ड्राइविंग स्कूल ना था। इसने इस तजवीज को आमिल के सामने रखा। आमिल ने इसे फौरन ओके कर दिया। शोरूम इनका खासा बड़ा था। उन्होंने इस मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को यहीं से स्टार्ट करने का फैसला किया। इनके जहन में था कि अगर ये ड्राइविंग स्कूल कामयाब हो गया तो कराची के दूसरे इलाकों में भी इसकी शाखें कायम कर देंगे। कामिल ने इस ड्राइविंग स्कूल को जदीद खतूत पर चलाने का फैसला किया। जहां इसने स्कूल का दफ्तर खूबसूरत अंदाज में डेकोरेट करवाया, वहीं इसने स्कूल की टीवी अखबारात में जबरदस्त पब्लिसिटी की। RK एडवर्टाइजिंग कंपनी का मालिक महमूद अहमद इसका दोस्त था। इसने इश्तिहारी फिल्म बनाने में खसूसी तवज्जो दी थी। इस इश्तिहारी फिल्म के लिए कामिल की ख्वाहिश के मुताबिक एक नई लड़की की तलाश की गई। जब फिल्म बनकर तैयार हो गई तो महमूद अहमद ने दोनों को दफ्तर में बुलाकर वो फिल्म दिखाई। फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। फिल्म में जो मॉडल इस्तेमाल की गई थी वो फिल्म के स्क्रिप्ट से भी अच्छी थी। फोटोग्राफर ने इसे बहुत दिल लगाकर अक्सबंद किया था। कामिल और आमिल को फिल्म से ज्यादा वो मॉडल गर्ल पसंद आई थी। उन्होंने कई मर्तबा इस फिल्म को चलवा कर देखा था। जदीद लिबास में मलबूस स्लो मोशन में भागती हुई वो मॉडल गर्ल बदरे अहमद दोनों के दिलों पर तितली बनकर चिपक गई थी। कामिल और आमिल ने एक दूसरे को मानी खेज नजरों से देखा। अपनी नजरों की मानी खेजी को वो खूब समझते थे। दोनों ने इस मॉडल गर्ल बदरे अहमद के बारे में एक लाहे अमल तय किया। वो चाहते तो महमूद अहमद से इस मसले में मदद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने महमूद अहमद से मदद लेना मुनासिब न समझा। वो दोनों इस फिल्म की तारीफ करके खामोशी से बाहर निकल आए। अपने शोरूम में पहुंचकर कामिल ने RK एडवर्टाइजिंग के दफ्तर में फोन किया और वहां महमूद अहमद से बात करने के बजाय मैनेजर शुजाउद्दीन से बात की। शुजा, मुझे बदरे अहमद का फोन नंबर और पता चाहिए। इस छोटे से काम के लिए मैं महमूद अहमद को तकलीफ नहीं देना चाहता। सेठ छोटे कामों के लिए छोटे आदमी ही बेहतर होते हैं। हम आपके खादिम हैं। इस सिलसिले में अर्ज ये है कि बदरे अहमद के यहाँ फोन नहीं है। पता मैं आपको बताए देता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर पता बताने की जरूरत नहीं। किसी दिन खुद आ जाओ, फिर इसके घर चलेंगे। बोलो कब आओगे? कामिल ने आमिल को देखते हुए कहा, सेठ आपको इसके घर जाने की भला क्या जरूरत है? आप मुझे हुक्म दें, मैं इसे आपके शोरूम पर ही लेकर आ जाऊंगा। भाई शुजाउद्दीन, तुम तो बड़े काम के आदमी निकले। यहाँ कितने दिन से मुलाजिम हो? तुम्हारी तो अपनी एडवर्टाइजिंग फर्म होनी चाहिए। सरमाए का कोई काम हो तो हमें बताओ। ये अंधेरे का तीर न था जो इत्तफाकन निशाने पर लगता, ये उजाले का तीर था और बड़ा देखभाल कर छोड़ा गया था। ये शुजाउद्दीन के दिल पर लगा। अपने कारोबार की तड़प इसके दिल में अरसे से मचल रही थी, लेकिन सरमाए की कमी ने इसे अभी तक ऐसा नहीं करने दिया था। वो RK एडवर्टाइजिंग कंपनी का रूहे रवां था। सारा कारोबार इसके दम पर चलता था। अब सेठ कामिल ने राह दिखाई तो इसके दिल में हजारों चिराग जल उठे। इसने फौरन कामिल से वक्त तय किया और बदरे अहमद को लेकर शोरूम जा पहुंचा। कामिल और आमिल एक घाक आदमी थे। वो सबसे बड़े टेढ़े आदमी को 2 मिनट में सीधा कर लिया करते थे। शुजाउद्दीन तो इनके आगे कोई चीज ही न था। इसे उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी का ख्वाब दिखाया। वो इस ख्वाब के फरेब में आ गया। बदरे अहमद इसके दूर के रिश्तेदारों में थी। वो एक शरीफ खानदान की लड़की थी। शुजाउद्दीन के कहने पर ही बदरे अहमद के वालिदैन ने इसे पब्लिसिटी फिल्म में काम करने की इजाजत दे दी थी और अब वो इसके कहने पर ही कामिल और आमिल के शोरूम तक आ गई थी। बदरे अहमद को देखकर दोनों का दिल मुट्ठी में आ गया। वो हकीकतन जितनी खूबसूरत थी, फिल्म में तो वो इसकी आधे भी ना नजर आती थी।
गोरी चिट्टी, सुर्ख सफेद, तीखे नकूश, दिलफरेब मुस्कुराहट, वो दोनों इसे देखते ही रह गए। इस सिलसिले में उन्होंने मंसूबाबंदी कर ली थी। पहले एक और पब्लिसिटी फिल्म का चक्कर चलाया गया और इस फिल्म की प्रोडक्शन का काम शुजाउद्दीन के सुपुर्द कर दिया गया और इसे मना कर दिया गया कि वो महमूद अहमद से इसका तस्करा ना करे। शुजाउद्दीन भला क्यों महमूद अहमद से इसका तस्करा करता? वो बेवकूफ थोड़ा ही था। इसने बाला ही बाला इस फिल्म को बनाने के इंतजामात कर लिए। शुजाउद्दीन ने बदरे अहमद में कामिल और आमिल की दिलचस्पी को महसूस कर लिया था। वो कोई बेवकूफ आदमी ना था, बल्कि जानबूझकर बेवकूफ बन गया था। इस फिल्म की शूटिंग साहिल समंदर पर की गई और कामिल और आमिल पूरे दिन साहिल समंदर पर रहे। वो फिल्म की शूटिंग देखते रहे। शूटिंग से ज्यादा वो बदरे अहमद को देखते रहे। यहाँ आने और पूरा दिन यहाँ गुजारने का मकसद ही यही था। फिल्म जब बनकर तैयार हुई और शुजाउद्दीन ने इन्हें दिखाई तो दोनों ने एक जबान होकर इसे मुस्तरद कर दिया। हालांकि फिल्म बहुत अच्छी थी। शुजाउद्दीन के हाथ पांव फूल गए, इसलिए कि इस पर खासी रकम खर्च हो चुकी थी। शुजाउद्दीन ने इन्हें कायल करने की कोशिश की कि पूरी फिल्म को यकसर मुस्तरद करने के बजाय जहाँ जहाँ शॉट्स कमजोर महसूस होते हैं इन्हें दोबारा शूट कर लिया जाए, लेकिन आमिल कामिल ने इसकी एक ना सुनी। नहीं शुजाउद्दीन, ये बड़ी कमजोर फिल्म है। सिनेमा हॉलों में चलेगी तो लोग कुर्सियां छोड़कर उठ जाएंगे। इसे दोबारा बनाओ। पैसे की फिक्र ना करो। इस पर जो खर्च हुआ इसे हमारे खाते में डाल दो। आमिल ने बड़ी फराख दिली से कहा। जी सेठ, ठीक है। शुजाउद्दीन को और क्या चाहिए था? आमिल और कामिल ने शुजाउद्दीन को बड़ी मामूली रकम बतौर एडवांस दी थी। शुजाउद्दीन ने अपने तौर पर ही रकम का इंतजाम किया था। रकम की तरफ से वो मुतमईन था। जब चाहेगा ले लेगा। इसे मालूम न था कि वो क्या खेल खेल रहे हैं। वो कई दिन के बाद जब कामिल और आमिल को फिल्म स्क्रिप्ट सुनाने पहुंचा तो इसने बदरे अहमद को वहाँ एक खूबसूरत कैबिन में बैठे देखा। शुजाउद्दीन इसे वहाँ बैठा देखकर बड़ा हैरान हुआ। इसकी समझ में न आया कि बदरे अहमद यहाँ क्या कर रही है। आमिल और कामिल भी शोरूम में मौजूद थे। इसने सोचा पहले बदरे अहमद से मिले, इससे पूछे कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो इसके दरवाजे की तरफ मुड़ने लगा तो कामिल ने फौरन इंटरकॉम उठाया और इंटरकॉम पर बदरे अहमद को हिदायत की कि शुजाउद्दीन को पहले इसकी तरफ भेज दे। शुजाउद्दीन ने जब बदरे अहमद का कैबिन का दरवाजा खोला और अभी वो इतना ही कह पाया था कि बदरे अहमद तुम यहाँ, कि बदरे अहमद ने इसे टोक दिया और बोली कि आपको सेठ बुला रहे हैं। ओह अच्छा, ये कहकर वो बदरे अहमद के कैबिन से निकल आया। जब वो कामिल और आमिल के कैबिन में पहुंचा तो कामिल ने इसे देखकर बड़ी गर्मजोशी का इजहार किया। आओ भाई शुजाउद्दीन, कैसे हो? कैसे आना हुआ भाई? हमने बदरे अहमद को अपने शोरूम पर मुलाजिम रख लिया है। इसे ड्राइविंग स्कूल का मैनेजर बना दिया है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? ये सुनकर शुजाउद्दीन के बदन में जैसे आग लग गई। इसे बहुत गुस्सा आया और ये गुस्सा कामिल और आमिल से ज्यादा इसे बदरे अहमद पर था कि इसने बगैर मशवरा किए खामोशी से इन लोगों की मुलाजमत इख्तियार कर ली है। गुस्सा इसे कामिल और आमिल पर भी था, लेकिन वो इस गुस्से का इजहार नहीं कर सकता था। जो दिलचस्पी में कामयाब हो गए थे, अब गुस्सा करना या बिगड़ना फजूल था। जो होना था वो हो चुका। ये तो बहुत खुशी की बात है। बदर को यहाँ मुलाजिम देखकर मुझे बड़ी मुसरत हुई। इसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अभी इसके पैसे भी फंसे हुए थे। शुजाउद्दीन फिल्म का स्क्रिप्ट सुनाने आया था, लेकिन कामिल ने इसे खूबसूरती से टाल दिया। फिर वो इसे मुसलसल खूबसूरती से टालता रहा। इसने फिल्म के अखराजात भी अदा न किए जो इसने मुस्तरद कर दी थी। शुजाउद्दीन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो इन दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। बदरे अहमद भी इसके हाथ से निकल चुकी थी। बदरे अहमद एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। इसकी तबीयत का रुझान शोबिस की तरफ बिल्कुल न था। वो शायराना जहन की लड़की थी, बहुत नाजुक और हसास। ड्राइविंग इंस्टीट्यूट चलाना कोई मुश्किल काम न था। खूबसूरत तो वो थी ही, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ वो खुश इखलाक भी थी। एक बार जो ड्राइविंग स्कूल के बारे में मालूमात करने के लिए इसके पास आ जाता, वो दोबारा जरूर आता। स्कूल भी नया नया था, लेकिन इसमें दाखिलों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। स्कूल की मकबूलियत में जहाँ पब्लिसिटी को दखल था, वहाँ बदरे अहमद की मशहूर कुन शख्सियत का भी हाथ था। कामिल और आमिल ने बदरे अहमद को एक पुरकशिश तनख्वाह पर रखा था। वो यहाँ काम करके बहुत खुश थी, लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि इसकी ये खुशी किस कदर आर्जी है। फिर एक दिन सुबह के अखबारात ने क़यामत ढा दी। हर अखबार में बदरे अहमद की तस्वीर छपी थी और साथ ही खुदकुशी की खबरें भी थी। ये खबर बदरे अहमद के वालिदैन पर बिजली बनकर गिरी। बदरे अहमद ने समंदर में डूबकर खुदकुशी कर ली और इसमें कोई शुबा न था, क्योंकि ऐनी शहादतें मौजूद थी।
لوگوں نے اسے لہروں کی طرف بڑھتے اور ان میں گم ہوتے دیکھا تھا، لیکن لوگوں کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ لڑکی خودکشی کے ارادے سے آگے بڑھ رہی ہے تو اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ سمندر کی ایک بڑی لہر اسے اپنی آغوش میں پوری طرح لے چکی تھی۔ غوطہ خوروں نے اسے لہر سے جپٹنے کی کوشش کی، لیکن موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ سمندر کے کنارے آتے آتے زندگی کے کنارے سے بہت دور جا چکی تھی۔ ہائے میری بچی، بڑی نازک تھی، وہ شیشے کی بنی تھی۔ ہائے کس نے اس سے کہا تھا کہ اس نے زندگی سے منہ موڑ لیا۔ بدر احمد کی ماں ڈین کرتی رہی، لیکن اس کی موت کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ ایک دو دن اخبارات نے شور مچایا، کچھ دن پولیس نے بھاگ دوڑ کی، پھر زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ ایک لڑکی کے گم ہونے سے کون سا کائنات کے رنگ پھیکے پڑ جانے کا خدشہ تھا۔ شجاع الدین کو شبہ نہیں تھا، بلکہ پورا یقین تھا کہ بدر احمد کی خودکشی میں کامل اور عامل کا ضرور ہاتھ ہے۔ اس نے پولیس کو گمنام ٹیلی فون کر کے اپنے خدشات کا اظہار بھی کر دیا تھا، اور پولیس نے عامل اور کامل سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ بھی کی تھی، لیکن کچھ ثابت نہ ہو سکا تھا۔ وہ ہاتھ خفیہ ہی رہا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ بدر احمد صبح گھر سے نکلی تھی۔ اسے ایک لیڈی انسٹرکٹر مس کاظمی نے گھر سے لیا تھا۔ بدر احمد کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دفتر کی طرف سے حاصل تھی، کیونکہ وہ مسز کاظمی کے علاقے میں ہی رہتی تھی، اس لیے وہ دفتر جاتے ہوئے اسے گھر سے لے لیا کرتی تھی، اور شام کو چھوڑنا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ اس شام بھی مسز کاظمی نے اسے گھر کے باہر ہی چھوڑا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ گھر پہنچ کر اس نے خودکشی کا ارادہ کیا، اور گھر میں داخل ہونے کے بجائے سمندر کا رخ کر لیا۔ مسز کاظمی نے جو بیان دیا تھا، اس بیان کی تصدیق گھر والوں نے کر دی تھی۔ اس کا بیان صحیح تھا۔ شام کو اس نے بدر احمد کو گھر کے سامنے چھوڑا تھا، کیونکہ گھر والوں نے مسز کاظمی کی گاڑی کے ہارن کی آواز سنی تھی۔ مسز کاظمی کی عادت تھی کہ جب وہ صبح بدر احمد کو لینے آتی تو اپنے مخصوص انداز میں ہارن بجاتی تھی، جسے سن کر بدر احمد باہر نکل آتی تھی۔ شام کو واپسی پر بھی یہی ہوتا، وہ اسے اتار کر ہارن بجاتی۔ اس طرح گھر والوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ بدر احمد واپس آ گئی ہے، اور گھر کا کوئی فرد گھر کا دروازہ کھول دیتا۔ یہ عمل ایک عرصے تک جاری رہا۔ اس دن بھی مسز کاظمی نے ہارن بجایا تھا۔ گھر میں اس وقت بدر کی امی کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی۔ ہارن کی آواز سن کر وہ دروازے پر آئی، لیکن دروازے پر کوئی نہ تھا۔ گاڑی بھی جا چکی تھی۔ انہوں نے فلیٹ سے ذرا باہر نکل کر دیکھا، لیکن انہیں بدر احمد کہیں نظر نہ آئی۔ پھر انہوں نے سوچا شاید وہ ڈبل روٹی لینے چلی گئی ہوگی۔ کبھی کبھار وہ ایسا کیا کرتی تھی۔ اس طرح وہ مطمئن ہو کر گھر میں آ گئی اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا، لیکن دروازہ کھلا ہی رہا اور ان کا اطمینان پھور ہو گیا۔ بدر احمد واپس نہ پلٹی۔ جب وہ واپس پلٹی تو اس میں زندگی نہ تھی۔ پھر یہ بات بھی معمہ ہی بنی رہی کہ اس نے زندگی سے منہ کیوں موڑ لیا۔ اس نے واقعی خودکشی کی یا کسی نے اس کی زندگی چھینی تھی؟ اگر اسے خودکشی کرنا ہی تھا تو وہ سیدھی سمندر پر کیوں نہ پہنچی؟ اس نے گھر کا رخ کیوں کیا؟ پھر دروازے سے کیوں پلٹی؟ اس طرح کے بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں گونجتے رہے، لیکن پولیس نے اس کیس میں زیادہ دلچسپی نہ لی۔ ویسے بھی اس کے نزدیک ایک سیدھا سادہ خودکشی کا کیس تھا، لہٰذا بدر احمد کی زندگی کی طرح پولیس نے بھی اس کی فائل بند کر دی۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس فائل کو بند ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ تھا۔ وہ تھا شجاع الدین۔ کامل اور عامل نے اسے بڑی چوٹ دی تھی، اسے ایسے زخم لگائے تھے کہ وہ انہیں اب تک چاٹ رہا تھا۔ بدر احمد کی خودکشی اس کے گلے میں سے نہ اترتی تھی۔ اس کا ذہن اس بات کو قبول ہی نہ کرتا تھا۔ اسے پکا یقین تھا کہ اس خودکشی کے پیچھے کامل اور عامل کے ہولناک ہاتھ ہیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ ہولناک ہاتھ اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کامل اور عامل جوئے، شراب اور عورتوں کے عادی تھے۔ عامل تو خیر اس شہر میں یہاں کی رنگینیاں دیکھ کر ہی رکا تھا، اور بات یہ ہے کہ اس ملک میں شراب، جوئے اور نائٹ کلبوں پر کب کی پابندی عائد ہو چکی تھی، لیکن بند کچھ نہ ہوا تھا۔ عامل اور کامل کو سب میسر تھا۔ وہ جب چاہتے جوا کھیلتے، انہیں معلوم تھا کہ کہاں کہاں جوا ہوتا ہے، اور جب چاہتے شراب پیتے۔ لوگ شراب کی بوتلیں ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیتے تھے۔ وہ جب چاہتے رقص دیکھتے۔ اس مقصد کے لیے کلفٹن والا لگژری فلیٹ کام آتا تھا۔ اجرا کرنے والی عورتیں سادگی سے یہاں آتی، موسیقی کا کیسٹ لگا دیا جاتا اور اس کی دھن پر رقص ہوتا۔ سب کچھ بند ہونے کے باوجود سب کچھ کھلا تھا، اور سب کو سب ہوتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن کوئی آنکھ کھلی نہ تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کامل اور عامل کا کاروبار اپنے عروج پر تھا۔ ڈرائیونگ اسکول کی کئی شاخیں شہر کے مختلف علاقوں میں قائم ہو چکی تھی۔ ساری شاخیں اچھا بزنس کر رہی تھی۔
ڈرائیونگ سیکھنے والی زیادہ تر خواتین تھی، اس لیے تمام برانچوں پر خواتین سٹاف زیادہ تھا۔ انہی خواتین سٹاف میں سے کامل اور عامل کو اپنے مطلب کی خواتین بھی مل جاتی تھی۔ بدر احمد کے انتقال کے بعد اس جگہ کی کئی مینیجر خواتین آ چکی تھی، لیکن اس جیسی ابھی تک کوئی نہ آئی تھی۔ مسز کاظمی نے اگرچہ کافی کوشش کی تھی، لیکن اسے بدر احمد جیسی لڑکی نہ مل سکی تھی۔ کامل اور عامل اسے اکثر یاد کر کے مسز کاظمی سے کہا کرتے تھے، مسز کاظمی کچھ کرے نا۔ کیا کروں سیٹھ؟ مسز کاظمی سمجھ کر بھی نہ سمجھتی۔ بھائی کوئی اچھی سی مینیجر لائے، یہ کیا کالی پیلی چیزیں اٹھا لاتی ہے؟ ایسی چیزوں کو دیکھ کر لوگ اندر آنے کے بجائے باہر سے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ عامل ہنس کر کہتا، ہاں یہ بات تو ہے۔ کامل اس بات میں سر ہلاتا۔ اس مرتبہ اشتہار دے کر دیکھے، مسز کاظمی نے مشورہ دیا۔ چلو ٹھیک ہے، اشتہار بھی دے کر دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں عامل، ہو سکتا ہے اس طرح ہمارے اسکول کے لیے کوئی اچھی لڑکی ہی مل جائے، کامل بولا۔ صرف اسکول کے لیے؟ مسز کاظمی نے کامل کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ جب بات کو سمجھتی ہو تو پھر اسے کھلوانا کیوں چاہتی ہو؟ کامل کے بجائے عامل نے جواب دیا۔ پھر اشتہار دیا گیا۔ خاصا بڑا اشتہار تھا۔ یہ اشتہار آر کے ایڈورٹائزنگ کمپنی کے ذریعے دیا گیا تھا۔ اس اشتہار کو شجاع الدین نے ہی تیار کروایا تھا۔ لیڈی مینیجر کے اس اشتہار کو دیکھ کر اسے بدر احمد بے اختیار یاد آ گئی تھی۔ بدر احمد کے ساتھ ہی نہیں، شجاع الدین کے ساتھ بھی کامل اور عامل نے جو فراڈ کیا تھا، جو زخم لگائے تھے، وہ 1 سال گزر جانے کے باوجود دوہرے ہو گئے تھے۔ اپنے کاروبار کا جھانسا دے کر کامل اور عامل نے اسے خوب بیوقوف بنایا تھا۔ پھر بدر احمد کے سلسلے میں بھی وہ خود کو مجرم سمجھتا تھا۔ اگر وہ اسے ان خبیثوں سے نہ ملواتا تو اس کی زندگی کیوں داؤ پر لگتی؟ اپنے ان دکھوں کو وہ کسی طور پر بھی بھول نہ پایا تھا۔ اشتہار کے جواب میں بے شمار درخواستیں موصول ہوئی۔ ہر درخواست کے ساتھ تصویریں بھی چھپی تھی۔ صورتیں دیکھ کر کامل اور عامل نے 10-12 لڑکیوں کا انٹرویو بھی کیا، لیکن انہیں کوئی لڑکی پسند نہ آئی۔ یار کیا ہوا اس شہر کو؟ لگتا ہے اس شہر کا سارا حسن سمندر کھا گیا ہے۔ ایک لڑکی بھی ڈھنگ کی نہ ملی، کامل نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، جبکہ ہم نے صرف میٹرک پاس لڑکی مانگی تھی، سابقہ تجربے کی قید نہ تھی۔ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کے ساتھ پرکشش تنخواہ بھی بتائی گئی تھی، پھر بھی کسی کام کی لڑکی نے درخواست نہ بھیجی۔ مسز کاظمی یہ تجربہ بھی ناکام رہا، اب کیا کرے؟ عامل بولا۔ سیٹھ تھوڑا صبر کریں، مسز کاظمی نے نسخہ تجویز کیا۔ وہ تو ہم لوگوں سے نہیں ہوتا، مریضوں نے نسخہ استعمال کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اچھا پھر میں ہی کچھ کرتی ہوں، لوگوں سے کہتی سنتی ہوں، مسز کاظمی نے تسلی دی۔ کامل اور عامل نے سوچا جب تک مسز کاظمی ان کی مرضی کے مطابق لڑکی تلاش کرے، تب تک انہیں کام چلانے کے لیے ایک لڑکی کا تقرر کر لینا چاہیے۔ بزنس تو آخر چلانا ہی تھا۔ مسز کاظمی بھی کچھ نہ کر سکی، البتہ اس نے یہ ضرور کیا کہ وہ امریکہ چلی گئی۔ امریکہ میں مسز کاظمی کا بیٹا تھا، وہ عرصے سے اسے بلا رہا تھا، لیکن وہ یہاں سے ہلتی ہی نہ تھی۔ تنگ آ کر وہ خود کراچی آ گیا۔ اب مسز کاظمی کے لیے کوئی مفر نہ تھا، مجبوراً اس نے تخت سفر باندھ لیا۔ امریکہ جانے سے پہلے وہ کامل اور عامل سے ملنے آئی۔ انہیں اس کے جانے کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا۔ وہ ان کا احساسات تھی، اس کے بغیر وہ خود کو خالی محسوس کرتے تھے۔ سیٹھ فکر نہ کرو، میں امریکہ سے آپ کے لیے کوئی خوبصورت سی لیڈی مینیجر بھیجوں گی، مسز کاظمی نے ہنس کر کہا۔ مسز کاظمی آپ ہمیں بہت یاد آئیں گی، کامل نے کہا۔ ہم آپ کو کبھی نہ بھولیں گے، عامل بولا۔ جانتی ہوں۔ مسز کاظمی کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ میرا خود یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا، یہاں میرے بہت دوست ہیں، پر لڑکا مجبور کر رہا ہے۔ مسز کاظمی امریکہ جاتے ہوئے اپنے ایک دوست ایک واقفار سے ملی۔ جانے سے ایک دن پہلے وہ بدر احمد کے گھر بھی گئی۔ بدر کی امی سے اس کی خاصی جان پہچان تھی۔ بدر احمد کو ساتھ لے جاتے یا لاتے ہوئے وہ کبھی کبھی 2-4 منٹ کو اس کے گھر پر رک جاتی تھی۔ آج وہ طویل عرصے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ بدر کی امی کو اسے پہچاننے میں کچھ دیر لگی۔ جب اس نے انہیں یاد دلایا تو بدر کی امی کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ آئیں بیٹھے، انہوں نے آنسو بھری آنکھوں سے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں امریکہ جا رہی ہوں، بس جانے کیوں میرا دل چاہا کہ آپ سے مل کر جاؤں۔ آپ کی مہربانی مسز کاظمی،
انہوں نے اپنے آنسو کو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولا، آپ کی صورت دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ آپ نے اسے کہاں چھوڑا تھا مسز کاظمی؟ وہ تو گھر نہیں آئی۔ امی امی، بدر کی چھوٹی بہن نے انہیں ٹوکا، یہ مسز کاظمی آپ سے ملنے آئی ہے، ایسی باتیں مت کیجیے، جو ہونا تھا ہو چکا۔ مسز کاظمی، میری بیٹی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، لیکن مجھے ابھی تک صبر نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری بیٹی مری نہیں، ابھی ہارن بجے گا اور وہ گھر کے اندر داخل ہو جائے گی۔ میری بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی۔ مسز کاظمی، کیا آپ کو وہ ایسی لڑکی دکھائی دیتی تھی؟ مسز کاظمی، میری بیٹی کو کسی نے مارا ہے، وہ خود نہیں مری۔ مسز کاظمی، آپ کب جا رہی ہیں امریکہ؟ وہاں آپ کا کون ہے؟ بدر کی بہن نے بالآخر موضوع بدلا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر آئے ہوئے مہمان کو شرمندگی میں مبتلا کیا جائے، لیکن بدر کی امی خاموش نہ ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کی ایک ایک چیز یاد کر کے روتی رہی۔ مسز کاظمی سے ان کے آنسو نہ دیکھے گئے، ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ بوجھل دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ بدر احمد کے گھر سے نکل آئی۔ جب وہ جہاز میں بیٹھی تو انہیں راستے میں بدر احمد کی امی یاد آتی رہی۔ بدر احمد کا معصوم چہرہ ان کی نگاہوں میں گھومتا رہا۔ بدر کی امی کی آہیں کراہیں انہیں سنائی دیتی رہی۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دل مٹھی میں لے کر بھیج رہا ہو۔ اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ کیفیت تو خیر طاری تھی کامل اور عامل پر بھی کہ مسز کاظمی کے جانے کے بعد انہیں مسز صادق مل گئی تھی۔ وہ بھی لڑکیوں کے سلسلے میں کانٹا ثابت ہوئی تھی، وہ کانٹا جسے مچھلیوں کے پکڑنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسز کاظمی کے جانے کے 3-4 ماہ بعد مسز کاظمی کا ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط کامل اور عامل کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث بنا۔ وہ دونوں اسے پڑھ کر بڑی دیر تک ہنستے رہے۔ پھر جو لوگ مسز کاظمی کے کارناموں سے واقف تھے انہیں پڑھوا کر خوش ہوتے رہے۔ مسز کاظمی نے لکھا تھا کہ امریکہ آ کر یکسر اس کی زندگی کا رخ بدل گیا ہے۔ اس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب وہ نماز بھی پڑھنے لگی ہے۔ اس نے کامل اور عامل کو بھی تلقین کی تھی کہ وہ گناہ آلود زندگی سے باز آ جائیں، شراب سے توبہ کر لیں، معصوم لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کر دیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب خود ان پر زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اس خط کو جو بھی پڑھتا وہ مسکرائے بنا نہ رہتا۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلی 900 چوہے کھا کر حج پر چلی جاتی ہے۔ نیک ہدایت کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ کامل اور عامل چاہتے تھے کہ اس کو اس مزاحیہ خط کا جواب لکھیں، لیکن مسز کاظمی نے اپنا پتہ ہی نہیں لکھا تھا۔ ویسے یہ خط واشنگٹن سے آیا تھا، اس پر واشنگٹن کی مہر لگی ہوئی تھی۔ کامل سیٹھ زمان کو مسز کاظمی کے خط کے بارے میں بتا رہا تھا۔ عامل بھی ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس نے بھی ریسیور اٹھایا ہوا تھا اور وہ بیچ بیچ میں لقمہ دیتا جا رہا تھا۔ سیٹھ زمان ٹیلی فون پر ان دونوں کی گفتگو سن کر کہکا لگا رہا تھا۔ کیبن میں کامل اور عامل کے کہکے گونج رہے تھے۔ مسز صادق بھی انہیں ہنستا دیکھ کر مسکرانے پر مجبور تھی۔ ایک ہنسی خوشی کی فضا قائم تھی۔ کامل کہہ رہا تھا، سیٹھ زمان، یہ خط اس صدی کا سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ تم ٹھیک بولتے ہو، اس عورت پر تو وہاں جا کر الٹا ہی اثر ہو گیا۔ حالانکہ امریکہ کی فضا میں تو اسے اور کھل کر کھیلنا چاہیے تھا۔ سیٹھ زمان نے کہا، مجھے کہہ کر گئی تھی کہ سیٹھ آپ کے لیے وہاں سے زبردست لڑکی بھیجوں گی۔ وہاں سے بھیج دیا خط، اور وہ بھی نصیحت آموز۔ ویسے سیٹھ، کامل کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا۔ اس نے شو روم کے دروازے پر جو دیکھا تھا وہ اس کی آواز بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ سیٹھ زمان نے ادھر سے پوچھا۔ میرے شو روم میں قیامت آ گئی ہے۔ اچھا، میں پھر بات کروں گا۔ یہ کہہ کر کامل نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس نے سیٹھ زمان کے جواب کا بھی انتظار نہ کیا۔ عامل نے بھی آستگی سے ریسیور اپنے ہاتھ سے رکھ دیا۔ اس پر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری تھی۔ اس کی بھی زبان کنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ کامل اور عامل کا شو روم کافی بڑا تھا۔ اس میں کافی گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش تھی۔ دروازے کے بالکل سامنے کامل اور عامل کا کیبن تھا۔ ہر آنے جانے والے پر ان کی نظر رہتی تھی۔ جب سے انہوں نے ڈرائیونگ اسکول کھولا تھا تب سے ان کی نظریں ہمہ وقت دروازے پر ہی لگی رہتی۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی بائیں جانب ڈرائیونگ اسکول کا کیبن تھا، جبکہ کامل اور عامل کے کیبن میں پہنچنے کے لیے 40-50 قدم چلنا پڑتا تھا۔
वो बड़ी तमकीनत के साथ चलती हुई शोरूम में दाखिल हुई। इसने जीन्स और कमीज पहनी हुई थी और इसे हरगिज इस बात का एहसास न था कि वो किस किस्म का लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए है। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इस लिबास ने इसे शोला फिशा बना दिया था। वो एक कयामत भी थी जो कबल अज़ वक्त आ गई थी। इसने पूरे इत्मीनान से ड्राइविंग स्कूल के कैबिन का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। मिसेस सादिक, आप जरा जाकर इस कयामत को डील करें, कामिल ने कहा। जी सेठ, ठीक है। मिसेस सादिक फौरन खड़ी हो गई। मिसेस सादिक के बाहर निकलने के बाद कामिल आमिल से मुखातिब हुआ। कैसी लड़की है? जबरदस्त, आमिल ने खुश होकर कहा। इसको हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इसीलिए तो मिसेस सादिक को भेजा है, देखो क्या करती है। 4-5 मिनट के बाद मिसेस सादिक वापस आ गई। वो लड़की भी अभी इधर ही मौजूद थी। मिसेस सादिक ने कामिल और आमिल के कैबिन में दाखिल होते ही बेकरारी से कहा, सेठ मिस अफशा को समझाए, क्या हुआ? दोनों ने बैक वक्त कहा। वो लड़की ड्राइविंग सीखना चाहती है, स्टूडेंट है, रियायत मांग रही है, लेकिन मिसेस अफशा ने इनकार कर दिया है। मैंने इस लड़की को बैठने को कहा कि सेठ से बात करके आती हूँ। सेठ लड़की बहुत अच्छी है, इसे रियायत मिलना जरूरी है। दाखिले के बाद ही इससे रस्म राह बढ़ाई जा सकती है। मिसेस सादिक ने लाइन दी। ठीक है। कामिल ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। मिस अफशा? जी सर। लेडी मैनेजर मिस अफशा ने मुदबाना जवाब दिया। भाई तालिबे इल्मों को तो कुछ रियायत कर दिया करे, ये खातून कितनी रियायत मांग रही है? कामिल ने बहुत नर्म लहजा इख्तियार करते हुए कहा। सर 100-200 की बात होती तो मैं कर देती, ये 500 रुपए की रियायत मांग रही है, इधर से मिस अफशा ने कहा। चलिए कोई बात नहीं, दे दीजिए। भाई स्टूडेंट का ख्याल रखना चाहिए, कामिल ने फैसला कुन अंदाज में कहा। जी बेहतर सर, मिस अफशा ने मुदबाना लहजे में कहा। जाइए मिसेस सादिक, अब आप इससे दोस्ती गांठिए, इस मर्तबा आमिल बोला। लेकिन बहुत तेज चलने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता, गैर महसूस अंदाज में, इस तरह कि इसे ये महसूस ना हो कि इसके लिए जाल बिछाया जा रहा है, कामिल ने कहा। सेठ आप फिक्र ना करें, मैं इन बातों को अच्छी तरह समझती हूँ, मिसेस सादिक ने हंसकर कहा। फिर भी एहतियात लाजिम है, ये लड़की मुझे किसी अच्छे घराने की मालूम होती है। इसकी चाल में मुझे बड़ा वकार दिखाई दिया है। ऐसी मॉडर्न लड़कियां कभी कभी बड़ी टेढ़ी खीर साबित होती है। आमिल ने ऊंच नीच समझाई। और कभी कभी हलवा, आमिल ने हंसकर कहा। वो पहले दिन से जिस लिबास में नजर आई थी, बाद में इस लिबास में नजर न आई। अब वो कमीज शलवार में आती थी। इसने 3 बजे का वक्त लिया था। पिक एंड ड्रॉप की सहूलत से इसने फायदा न उठाया था। इसने कहा कि वो खुद शोरूम पर आएगी और यहाँ से खुद ही वापस जाएगी। यूं तो लेडी इंस्ट्रक्टर कई थी, इस लड़की को किसी भी इंस्ट्रक्टर के हवाले किया जा सकता था और इसका फैसला मिस अफशा के हाथ में था। लेकिन मिसेस सादिक ने खुद ही इस लड़की को अपनी शागिर्दी में ले लिया। वो थ्योरी क्लासों के बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। वो लड़की जिसका नाम लुबना था, ठीक 3 बजे शोरूम पर आ जाती थी। मिसेस सादिक इसके लिए तैयार बैठी होती। वो फौरन इसे अपने साथ ड्राइविंग सिखाने ले जाती। कामिल और आमिल को मालूम था कि लुबना 3 बजे शोरूम आती है। वो इसे देखने के लिए अपने कैबिन में जरूर मौजूद होते। पहले 1-2 दिन तो वो वापसी पर शोरूम के दरवाजे से ही वापस चली जाती, लेकिन बाद में ये होने लगा कि लुबना मिसेस सादिक के साथ अंदर आती और कुछ देर बैठकर चली जाती। फिर जो जो दोस्ती बढ़ गई, वैसे वैसे लुबना शोरूम में ठहरने लगी। अब वो 3 बजे के बजाय जल्दी आ जाती और फिर ड्राइविंग सीखने के बाद देर तक बैठी रहती। मिसेस सादिक कभी इसके लिए कोल्ड ड्रिंक पकवा लेती और कभी आइसक्रीम। इस तरह खुशगपियों में वक्त गुजरने लगा। एक दिन मिसेस सादिक को कामिल ने बुलाकर पूछा, हाँ मिसेस सादिक, बात कहाँ तक पहुँची? दोस्ती तो मैंने ठीक ठाक कर ली है, अच्छी खासी बेतकल्लुफी हो गई है। एक मर्तबा मैं इसे अपने घर भी ले गई हूँ, लेकिन वो अपना घर दिखाने से कतराती रही है। तो इसके पीछे ना पड़े, हो सकता है इसकी कोई खास वजह हो, इसका घर ठीक ना हो, इसलिए आपको ले जाते हुए झिझक रही हो। आप इसे घर ले जाने पर मजबूर ना करें। नहीं, मैंने इसरार नहीं किया, लेकिन बस एक आध बार ही सरसरी सा जिक्र किया था। जब मैंने महसूस किया कि वो अपने घर ले जाने से कतरा रही है, तो फिर मैंने इसका जिक्र छोड़ दिया। अलबत्ता इसे एक मर्तबा इसरार करके अपने घर ले गई। मिसेस सादिक ने वजाहत की। क्या अंदाजा लगाया है आपने, कैसी लड़की है? आमिल ने पूछा। किसी बड़े घर की तो नहीं है, मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखती है। बाप सरकारी रिटायर्ड अफसर है, भाई कोई भी नहीं है, बस बहनें हैं और वो सब पढ़ रही है। पहली मर्तबा जो वो जीन्स और कमीज पहन कर आई थी, वो इसकी नहीं थी, इसकी किसी दोस्त की थी।
मॉडर्न लिबास पहनने का इसे बहुत शौक है, लेकिन पहन नहीं सकती। जिस इलाके में वो रहती है वहाँ ये लिबास पहनना बहुत मुश्किल है। बहुत शौकीन मिजाज लड़की है, हर वक्त फैशन और कपड़ों की बातें करती रहती है। फिल्में देखने का भी शौक है। ये सारे शौक वो अपनी दोस्त के यहाँ जाकर पूरे करती है। कल शादी के बारे में गुफ्तगू कर रही थी तो इसने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। मिसेस सादिक ने दोनों को मुस्कुराकर देखा। वो क्या? दोनों हमतन गोश हुए। जब मैंने इससे इसका आइडियल पूछा तो कहने लगी, मेरा आइडियल पैसा है। मैं एक गरीब स्मार्ट लड़के के बजाय दौलतमंद मर्द से शादी करना पसंद करूंगी, बेशक वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। अच्छा, दोनों ने एक दूसरे को देखकर आंख मारी। फिर तो चांस है, कामिल बोला। ऐसे ही मजाक कर रही होगी, कामिल ने कहा। थी तो खैर सोच संजीदा। मिसेस तारिक ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। फिर आप अपनी शादी की सालगिरह कब कर रही हैं? आमिल ने पूछा। सालगिरह तो अभी 2 महीने पहले ही की थी, मिसेस सादिक हंसी। सालगिरह का क्या है, वो तो हर माह हो सकती है, कामिल ने कहा। ठीक है, मैं सादिक से बात करती हूँ। सादिक से बात करने की क्या जरूरत है? आप हमसे बात कीजिए, बताइए कितने का चेक दूं? कामिल ने चेक बुक निकाली। मिसेस सादिक ने तकल्लुफ़न नहीं कहा, लेकिन कामिल ने 2000 रुपए का चेक काटकर इसके हाथ पर रख दिया। आमिल ने खामोशी से इस चेक पर दस्तखत कर दिए। अब तो मुलाकात यकीनी है, कामिल बोला। जब से कामिल और आमिल ने लुब्ना के आइडियल के बारे में सुना था, दोनों के दिल में बैक वक्त इससे शादी की ख्वाहिश ने अंगड़ाई ले ली थी, और इस ख्वाहिश को दोनों ने एक दूसरे से छुपाने का तहैया कर लिया था। वो दोनों अपने दायरे में रहकर लुब्ना को हासिल करने के ख्वाहिशमंद थे। ये पहली दरार थी जो उनके दिलों में आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। सालगिरह वाले दिन दोस्ती की इस दरार में मजीद गहराई आ गई। ये सालगिरह बहुत महदूद पैमाने पर थी, मखसूस लोगों को मदऊ किया गया था। सालगिरह की इस तकरीब में सिर्फ 3 मर्द थे, कामिल, आमिल और सादिक, बाकी सब खवातीन थी। चंद स्कूल की इंस्ट्रक्टर थी, कुछ मिसेस सादिक की दोस्त थी। इन दोस्तों में वो भी थी जिसके लिए इस तकरीर का जलाल फैलाया गया था। इस तकरीब में सादिक का होना ना होना बराबर ही था। वो बेचारा मुलाजमों की तरह तकरीब के इंतजामात में लगा हुआ था। मिसेस सादिक ने लुब्ना को आमिल और कामिल से मुतारिफ करवाया। इसकी कोशिश थी कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त इन दोनों के साथ गुजारे। अगर लुब्ना इन दोनों को छोड़कर किसी और लड़की से मुखातिब हो जाती तो मिसेस सादिक कामिल और आमिल से मुखातिब होकर लुब्ना के मुतालिक कोई ऐसी बात कहती जिसमें इसकी तारीफ होती तो वो फौरन इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती। केक कटने के बाद कुछ फरमाइशी प्रोग्राम चलाया गया। वहाँ मौजूद 1-2 लड़कियों ने गाने सुनाए। मौसीकी के सिलसिले में कामिल बड़ा वाज़ौक वाक़ हुआ था। बेसुरे गाने सुन सुनकर वो बड़ा बोर हो रहा था। इसके नजदीक ही लुब्ना बैठी थी। ऐसे गाने सुनने से तो खुदकुशी करना ही बेहतर है, कामिल ने इसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा। आप ठीक कहते हैं, लुब्ना ने हंसकर कहा। आज वो बहुत खुश थी, बाद में बात हंस रही थी। शायद इसे मालूम था जब वो हंसती है तो और हसीन हो जाती है। आज तो बिजलियां गिराने का मौसम था। मिसेस लुब्ना, सुना है आप बहुत अच्छा गाती है। कामिल ने यह बात ऐसे ही कह दी थी। इसे मालूम नहीं था कि वो अच्छा गाती है या बुरा गाती भी है या नहीं। एक खातून का बेसुरा गाना खत्म हुआ तो कामिल ने बेदिली से ताली बजाई और लुब्ना की तरफ देखा गया। क्या ख्याल है, कुछ आप क्यों ना सुनाए? आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं गाती हूँ? मिसेस सादिक ने बताया था। कामिल ने सफेद झूठ बोला। लेकिन मिसेस सादिक से तो आज तक इस मौजू पर बात नहीं हुई। भाई किस मौजू पर बात नहीं हुई? आमिल, जो जरा दूर बैठा था, दोनों को गुफ्तगू करता देखकर बेचैन हुआ और फिर नजदीक आ गया। आखिर अंदाजा भी कोई चीज है। कामिल ने आमिल की बात का जवाब ना दिया। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, मैं वाकई बहुत अच्छा गाती हूँ। इसने एतराफ के साथ बिला झिझक अपनी तारीफ की। वाह वाह, फिर कुछ सुनाइए ना, कामिल ने खुश होकर कहा। आमिल साहब, आपको भी कुछ दिलचस्पी है गाने वाले से? लुब्ना ने मुस्कुराकर पूछा। ये मुस्कुराकर पूछना कामिल को अच्छा ना लगा। इसने आमिल के कुछ जवाब देने से पहले इन्हें कहा कि गाने के मुकाबले में रक्स से ज्यादा इसे दिलचस्पी है। यार बकवास मत करो, आमिल ने इसे घूर कर देखा। मैं झूठ बोल रहा हूँ, कामिल ने हंसते हुए लुब्ना को देखा। चलिए कोई बात नहीं, लुब्ना ने इसे शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश की। आज मैं आपको ऐसे गाने सुनाऊंगी, फिर आपकी किसी चीज में दिलचस्पी बाकी ना रहेगी। कामिल को लुब्ना की ये बात अच्छी ना लगी। आमिल इसकी ये बात सुनकर फूल की तरह खिल उठा। लुब्ना ने फिर 3-4 गाने सुनाए। इसकी आवाज वाकई बहुत अच्छी थी। वो बहुत डूब कर गाती थी। इसकी आवाज में बड़ा रस था, एक सहर था, कोई शोला था जो बिजली की तरह चमकता था। जब तक वो गाने गाती रही, महफिल पर एक सुकून सा तारी रहा।
کامل اس کی آواز سے بڑا محظوظ ہو رہا تھا، لیکن بار بار اسے لبنا کا جملہ یاد آ رہا تھا۔ آج میں آپ کو ایسے گانے سناؤں گی کہ پھر آپ کی کسی چیز میں دلچسپی باقی نہ رہے گی۔ یہ جملہ اس نے عامل سے کیوں کہا؟ اس سے کیوں نہ کہا جبکہ گانے کی فرمائش اس نے کی تھی؟ یہ بات رہ رہ کر اسے یاد آ رہی تھی اور اس کا دل جلا رہی تھی۔ اس کی رگوں میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ پھر کھانے کا وقت ہو گیا، سب لوگ کھانا کھانے کے لیے اٹھے۔ کامل بھی ڈائننگ روم کی طرف چلا گیا۔ پھر اس نے گھوم کر دیکھا تو عامل کو لبنا کے نزدیک پایا۔ وہ شاید جان بوجھ کر اٹھنے میں دیر لگا رہے تھے۔ مسز صادق عامل کو بلائیں، کامل نے میز کے نزدیک پہنچ کر کہا۔ جی سیٹ۔ مسز صادق فوراً عامل کی طرف لپکی۔ کھانے کے دوران بھی عامل لبنا کے نزدیک رہا، اسے اٹھا کر ڈشیں دیتا رہا۔ میز کے اس طرف کامل تھا اور اس کے مقابلے لبنا بیٹھی تھی۔ کامل بہت آہستہ آہستہ کھانا کھا رہا تھا۔ اچانک لبنا کی نگاہیں اس طرف اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ اس نے کامل پر نگاہیں جما دی اور مسکرا کر بولی، ارے کامل صاحب، آپ تو کچھ کھا ہی نہیں رہے۔ پھر اس نے کباب اٹھا کر اس کی پلیٹ میں ڈالا اور بڑے پیار سے بولی، کھائیے نا۔ کامل کی بھوک اچانک چمک اٹھی۔ عامل کو ایسا لگا جیسے کسی نے اچانک اس کے پیٹ پر مکہ مارا ہو۔ لبنا پتہ نہیں کیا کھیل کھیل رہی تھی، لیکن اتنا ضرور واضح تھا کہ وہ ایک کو خوش کر کے دوسرے کو جلا رہی تھی، یا وہ دونوں کو خوش کرنا چاہ رہی تھی۔ سالگرہ کے دن کامل نے لبنا کا جھکاؤ عامل کی طرف محسوس کیا تھا، جبکہ عامل کا خیال تھا کہ وہ کامل کی طرف جھک رہی ہے۔ دونوں بہت تیزی سے سوچ رہے تھے۔ پہلے وہ یہ جال مشترکہ طور پر پھیلاتے تھے، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں بات کرتے تھے، لیکن یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر سوچ رہے تھے، ایک دوسرے کے سامنے بات کرنے سے اعتراض کر رہے تھے۔ کامل دوسرے دن شو روم میں پہنچا، وہاں کچھ دیر بیٹھ کر کسی کام کا بہانہ بنا کر اٹھا اور سیدھا مسز صادق کے گھر جا پہنچا۔ مسز صادق ان کے ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ میں پارٹ ٹائم ملازم تھی۔ وہ 2 بجے دفتر پہنچتی تھی۔ کامل کو معلوم تھا کہ اس وقت وہ گھر پر ہوگی۔ کامل کو صبح ہی اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ ایک جہاں دیدہ عورت تھی۔ اس نے اپنی حیرت کو خوشی میں بدل لیا اور اس کی آمد کے مطلب کو ایک لمحے میں سمجھ لیا، لیکن انجان بن گئی۔ مسز صادق ایک کام کر دے، کامل نے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی بات شروع کی۔ سیٹ آپ حکم کریں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ لبنا بطور مینیجر ہمارے یہاں ملازمت کر سکے؟ مشکل ہے، مسز صادق نے کہا۔ وہ پڑھ رہی ہے، MA میں اس کا آخری سال ہے۔ تم اس سے بات تو کرو۔ کامل کو فوراً ان کا انکار اچھا نہ لگا۔ فل ٹائم نہ صحیح، پارٹ ٹائم ہی صحیح۔ میں اس سے بات کر چکی ہوں سیٹ، وہ ملازمت نہیں کرنا چاہتی، مسز صادق نے حتمی انداز میں کہا۔ اچھا، کامل نے افسردہ ہو کر کہا۔ اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے میری ملاقات کروا دیں؟ وہ کچھ دیر سوچ کر بولا۔ کہاں؟ مسز صادق نے پوچھا۔ یہی، اسی ڈرائنگ روم میں، کامل نے کہا۔ یہاں یہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں، مسز صادق نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ کے شوہر کو تو کوئی اعتراض نہ ہوگا؟ کامل نے خدشہ ظاہر کیا۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ مسز صادق تنزیہ انداز میں مسکرائی۔ وہ اگر اعتراض کرنے کے قابل ہوتا تو اس گھر میں روز روز سالگرہیں نہ بنائی جاتی۔ پھر آپ کب بلا رہی ہیں اسے؟ کامل نے بے چینی سے پوچھا۔ میں اس سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی، پھر آپ آ جائیے گا، لیکن لبنا کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ اتفاق سے میرے گھر میں آئیں گے اور اتفاق سے آپ کی ملاقات لبنا سے ہو جائے گی۔ مسز صادق نے منصوبہ پیش کیا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اب آپ بھی ایک بات کا خیال رکھیے گا، اس ملاقات کا عامل کو پتہ نہ چلے۔ ٹھیک ہے سیٹ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کامل شو روم سے ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کے بہانے نکلا تھا۔ اس کی کسی داڑھ میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے دفتر سے نکلتے ہوئے عامل سے کہا تھا، یار کئی دن سے میری داڑھ میں درد ہے، میں ڈاکٹر کو دکھانے جا رہا ہوں، اس سے میں نے وقت لے رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے عقل داڑھ نکل رہی ہے، عامل نے ہنس کر کہا۔ یہ عقل آنے کا نہیں، جانے کا وقت ہے، کامل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر مسکراتے ہوئے شو روم سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے 5 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی۔ عامل نے ریسیور اٹھایا۔ ذرا مسز صادق سے بات کرائیے، ادھر سے ایک کھلکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مسز صادق تو یہاں 2 بجے آتی ہے، عامل نے کہا۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ عامل قریشی، عامل نے جواب دیا۔ اچھا، آپ عامل صاحب بول رہے ہیں، ادھر سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے مجھے پہچانا؟ معاف کیجیے گا، میں آپ کو نہیں پہچان سکا، میں نے آپ کی آواز پہلی بار سنی ہے۔ خیر، یہ تو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کل میں نے آپ کو اتنے ڈھیر سارے گانے سنائے تھے۔
अरे, आमिल खुशी से उछल पड़ा। आप मिस लुब्ना है? जी जनाब, मैं लुब्ना हूँ। कहिए आपको हमारा गाना कैसा लगा? भाई आपने ठीक ही कहा था। आपका गाना सुनने के बाद मुझे किसी चीज में दिलचस्पी बाकी नहीं रही, बस हर तरफ आप ही आप नजर आती हैं, आमिल ने बेतकल्लुफी से कहा। झूठ लहजे में बड़ा प्यार था। आपकी कसम, ये अंदाज भी मर मिटने वाला था। कसम भी खाई तो मेरी, लुब्ना ने कहका लगाया। हाँ, मैं मर जाऊं आपकी वजह से। अच्छा खैर कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे। आप ये बताइए मौसम कैसा हो रहा है इस वक्त? लेकिन आपको मौसम का कैसे पता चलेगा? आप तो बंद है शीशे की दीवारों में। आपको क्या पता इस वक्त बाहर किस कदर खूबसूरत बादल छाए हुए हैं, कैसी ठंडी हवा चल रही है। मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी, लेकिन अब मैंने यूनिवर्सिटी जाने का इरादा तर्क कर दिया है। अब समंदर पर जाने को जी चाहता है। आप कहाँ हैं? मैं वहाँ हूँ जहाँ से किसी को किसी की खबर नहीं आती। इस मौसम ने मुझे पागल कर दिया है। जब काबिल मिसेस सादिक के घर से दफ्तर पहुँचा तो इसने आमिल को ना पाया। इसे बड़ी हैरत हुई कि आमिल इस वक्त कहाँ चला गया। दफ्तर में भी किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ गया है, बस वो अचानक उठकर चला गया था। 2-3 घंटे बाद आमिल शोरूम पहुंचा तो इसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। ऐसी खुशी आमिल के चेहरे पर उसी वक्त नमूदार होती थी जब वो कोई बड़ा सौदा करके आता था। कामिल को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि इस वक्त वो गाड़ी का सौदा करके नहीं आया है। आज किसी गाड़ी का मामला दरपेश न था। फिर आमिल कहाँ से आ रहा है? कामिल सोचता रहा, लेकिन इसने आमिल से इस सिलसिले में कोई बात न की। आमिल भी खामोश रहा। इसने खुद से ना बताया कि वो कहाँ गया था। वो कैसे बताता कि ये 2-3 घंटे इसने एक हसीन लड़की के साथ गुजारे हैं समंदर पर। लुब्ना की हसीन बातें इसके कहके बार बार इसके कानों में गूंज रहे थे। खुली आंखों के सामने बार बार इसका दिलकश चेहरा घूम रहा था। आमिल पर जैसे नशा छाया हुआ था। वो बेख्याली में बार बार मुस्कुरा उठता। काबिल भी कुछ सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। एक की मुस्कुराहट में आज था तो दूसरे की मुस्कुराहट में कल। कहते हैं कि कल कभी नहीं आता, लेकिन मिसेस सादिक की कोशिशों से कल आ गया। दूसरे दिन ही लुब्ना मिसेस सादिक के ड्राइंग रूम में बैठी थी। मिसेस सादिक चाय पानी का बंदोबस्त करने के बहाने वहाँ से उठ गई थी। ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे जारी रही। लुब्ना बहुत बातूनी थी। वो बगैर रुके बोलने की आदी थी। इस मुलाकात में वो ही बोल रही थी और काबिल इस बोलती बहना के चेहरे में खोया रहा। इस 2 घंटे की मुलाकात के बाद काबिल को अंदाजा हुआ कि इसने दुनिया में अब तक कुछ न देखा था। अब लुब्ना को देखा तो एहसास हुआ है कि इसके बगैर जिंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल है। कहिए मुलाकात कैसी रही? लुब्ना के जाने के बाद मिसेस सादिक ने पूछा। बहुत अच्छी। मिसेस सादिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक अच्छी लड़की से मिलवाया। मिसेस सादिक, मैं इस लड़की से शादी करूंगा, ये मैंने तय कर लिया है। बस मुझे आपके ताउन की जरूरत है। काबिल पुरवसूख लहजे में बोला। मैं हाजिर हूँ। मिसेस सादिक ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। मेरा घर हाजिर है। बस बस, मुझे यही चाहिए था। अब मुझे मंजिल ज्यादा दूर नजर नहीं आती, काबिल ने कहा और फिर सोच कर बोला। मिसेस सादिक, एक बात का और ख्याल रखिएगा। किस बात का? मिसेस सादिक ने इसे गौर से देखते हुए पूछा। इस मुलाकात का इल्म किसी और को ना हो। आप मेरी बात समझ गई है ना? काबिल ने कहा। बात तो मैंने आपकी समझ ली है, लेकिन एक बात आपको बता दूं तो बेहतर होगा, मिसेस सादिक ने संजीदगी से कहा। है? क्या हुआ? काबिल मिसेस सादिक की संजीदगी देखकर परेशान हो गया। कोई खास बात है क्या? जी हाँ, बहुत खास बात है। आप अगर लुब्ना से शादी की बात ना करते तो शायद मैं आपको ये बात ना बताती, लेकिन आज की मुलाकात के बाद आप मुझे बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरे इल्म में है इसे आपको बता दूँ। मिसेस सादिक बोली। जल्दी बताइए ना, काबिल ने बेचैन होकर पूछा। लुब्ना मेरी अच्छी खासी दोस्त बन गई है। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती। कल वो सेठ आमिल से मिली थी। इसने इन्हें दानिस्ता फोन करके बुलाया था। वो लोग समंदर पर गए थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो सेठ आमिल को पसंद करने लगी है। मिसेस सादिक ने तीर छोड़ा। क्या इसने ये बात कही? कामिल ने घबराकर पूछा। तीर सीधा इसके दिल पर लगा था। इसने ऐसी तो कोई बात नहीं की, लेकिन मैंने इससे बातों ही बातों में अंदाजा लगा लिया है। अंदाजा गलत भी हो सकता है। काबिल ने डूबते हुए तिनके का सहारा लिया। हाँ, हो सकता है। मिसेस सादिक ने इस बात में गर्दन हिलाई। लेकिन मिसेस सादिक, वो यहाँ भी तो आई है, मुझसे भी तो मिली है, काबिल ने कहा।
آپ سے इसकी मुलाकात अचानक हुई है, इसे नहीं मालूम था कि आप यहाँ आ जाएंगे। मिसेस सादिक ने वजाहत की। अच्छा ठीक है, 1-2 दिन बाद इसे यहाँ पर बुलाएं, ये बताकर कि मैं इससे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। कामिल ने कुछ सोचकर कहा। ठीक है, मिसेस सादिक ने मुदबाना जवाब दिया। मिसेस सादिक ने दूसरे दिन ही लुबना को अपने घर बुला लिया, ये बताकर कि सेठ कामिल तुमसे बहुत मुतासिर हुए हैं, वो तुमसे दोबारा मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। लुबना ने कोई एतराज ना किया। वो मुकर्ररा वक्त पर मिसेस सादिक के घर पर पहुंच गई। कामिल वहाँ पहले से ही मौजूद था। मुबारक हो सेठ, वो आ गई है, मिसेस सादिक ने कहा और कमरे से निकल गई। लुबना अजीब लड़की थी, वो दोनों से मिल रही थी, और ये बात और है कि आमिल को कामिल से मुलाकातों का इल्म ना था। जबकि कामिल को मालूम हो जाता था, लुबना मिसेस सादिक को फौरन इस बात से आगाह कर देती थी। मिसेस सादिक की लुबना क्या खेल खेल रही है, कामिल ने एक दिन कहा। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मिसेस सादिक उलझ गई। इसे बहरहाल हम में से एक का इंतखाब करना होगा, कामिल ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। ठीक है, मैं इसे सेठ आमिल से मिलने से मना करूंगी, लेकिन एक मसला है। वो क्या? कामिल बोला। ये ठीक है कि पहली मुलाकात इसने खुद की थी, लेकिन सेठ आमिल अब खुद इसरार करके इससे मिलना चाहते हैं। वो इसे मुलाकात के लिए मजबूर कर देते हैं। मेरे ख्याल में लुबना का झुकाव अब आपकी तरफ ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो सीधी और मासूम लड़की है, इसलिए वो सेठ आमिल के इसरार करने पर इनसे भी मिलने के लिए चली जाती है। मिसेस सादिक ने एक नया रुख पेश कर दिया। सेठ आमिल। कामिल ने यह कहकर एक गहरा सांस लिया और अपनी मुठियां भींच ली। जब से दोनों की लुबना से मुलाकात हुई थी, दोनों के दरमियान एक अजीब सर्द जंग छिड़ गई थी। दोनों खामोश हो गए थे, एक दूसरे से कुछ ना कहते, लेकिन अंदर ही अंदर शोले भड़क रहे थे। वो दोनों इसे संजीदगी से हासिल करना चाहते थे। इस बरसों पुरानी दोस्ती में किसी एक दिन भी इनके दरमियान लड़ाई ना हुई थी। वो शीरो शक्कर थे, एक जान और दो कालिब थे। जाने कितनी बिजलियां इनकी जिंदगी में आकर गुजर गई, उन्होंने किसी को कभी इतनी संजीदगी से ना लिया था। औरत इनके नजदीक एक जाम से ज्यादा हैसियत न रखती थी। इसे मेज से उठाकर होठों से लगा लिया और खाली कर लिया, फिर फर्श पर उछाल दिया। लेकिन लुबना के बारे में इनका नजरिया यकसर बदल गया था। वो इस जाम को मुस्तकिल पीना चाहते थे। पहली बार इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, लुबना की वजह से नहीं, लेकिन कहीं बहुत दूर झगड़े की वजह लुबना ही थी। कामिल ने किसी बात पर एक सेल्समैन को डांटा था। वो सेल्समैन सर झुकाए कामिल की डांट सुनता रहा। जब वो चला गया तो आमिल ने कामिल से कहा, ख्वामखा तुमने इसे डांट दिया। बस इसी बात पर बात बिगड़ गई। दोनों में खूब तू मैं हुई। कहीं का गुबार कहीं निकला, दोनों के दिलों पर ताला पड़ गया। आईना दिल में जिस तरह कप का बाल पड़ जाता है, ऐसा टूटा कि फिर कभी न जुड़ सका। इस तरह मामूली झगड़ा गैर मामूली हो गया। दोनों ने शाम तक एक दूसरे से बात न की। शोरूम बंद होने के बाद वो अगरचा एक ही गाड़ी में गए, लेकिन इनके दरमियान का फासला मीलों का था। जाते जाते उन्होंने ये भी ना तय किया कि कल क्या पहनना है। दूसरे दिन कामिल ने चाहा कि टेलीफोन करके मालूम करे कि इसने रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने की कोशिश की, तभी लुबना इसके सामने आ गई। कामिल साहब, ये आप लोग एक जैसा ड्रेस क्यों पहनते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल के बच्चे आ रहे हो। लुबना की कही हुई बात इसे अचानक याद आ गई। इस वक्त तो इसने इस बात को हंसकर टाल दिया था, लेकिन अब जैसे ये बात इसके दिल पर गोली की तरह लगी हो। इसने झटके से रिसीवर क्रैडल पर रख दिया और आप ही आप बुड़बुड़ाया, मारो गोली। फिर इस दिन वो शोरूम पर मुख्तलिफ लिबासों में पहुंचे तो सब इन्हें देखकर हैरान हो गए। वो दोनों बड़े माहिर सेल्समैन थे और जिस गाड़ी के पीछे पड़ जाते इसे खरीद कर छोड़ते थे या फरोख्त करके। कामिल की आमिल से मुलाकात एक गाड़ी के सिलसिले में ही हुई थी। सुल्तान शामी को इसने गाड़ी दिलवाई थी। आमिल इसका मुंह देखता रह गया, जबकि आमिल लाहौर से शामी के साथ गाड़ी दिलवाने आया था। इस सौदे में शिकस्त खाकर कामिल और आमिल की दोस्ती हुई थी। आज फिर ऐसा ही मरहला आ गया था। लुबना इनके लिए आजमाइश बन गई थी और इस सौदे में कोई एक दूसरे से शिकस्त खाने के लिए तैयार न था। वो एक दूसरे के टो में रहने लगे। जब इनमें से कोई शोरूम से गायब होता तो दूसरा यही समझता कि वो लुबना से मिलने गया है। वो इस वक्त तक कांटों पर लौटता रहता जब तक दूसरा वापस न आ जाता। इधर आमिल और कामिल एक दूसरे को शिकस्त देने पर तुले हुए थे, तो इधर लुबना इन दोनों को ही शिकस्त देने की तैयारी कर रही थी। वो दोनों में से किसी को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो जो खेल खेल रही थी, इसका पता कामिल और आमिल के फरिश्तों को भी न था। वो दोनों से अलग अलग मिलती
दोनों को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती और काबिल के सामने आमिल को बुरा कहती और आमिल के सामने काबिल को। दोनों समझते थे कि वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। काबिल या आमिल कबाब में हड्डी बना हुआ है। फिर फैसले का दिन आ पहुंचा। दोनों ने तय कर लिया कि कबाब से हड्डी निकाल फेंकेंगे। लुबना ट्रेनिंग के लिए 3 बजे आती थी। आज वो अभी तक ना आई थी। 3:30 बज रहे थे। आमिल भी 2:30 बजे से शोरूम से गायब था। 4 बजे के करीब काबिल ने मिसेस सादिक को बुलवाया और इससे पूछा, आज लुबना क्यों नहीं आई? जी सेठ, अभी तक इसका पता नहीं क्या हुआ, इसका फोन भी नहीं आया। अच्छा ठीक है, आप जाएं। मिसेस सादिक के जाने के बाद वो कुछ देर सोचता रहा। फिर कुछ सोचकर एक झटके से उठा। फिर कुछ ख्याल आया तो बैठ गया। मेज के दराज से क्लिफ्टन पर वाक़या खुफिया फ्लैट की चाबी निकाली और तेजी से शोरूम से निकल गया। ये फ्लैट दोनों की खुफिया पनाह का था। इस लग्जरी फ्लैट में तमाम आसाइशें मौजूद थी। जब इनका जी चाहता वो यहाँ आते, शराब पीते, दिल बहलाते और चले जाते। कभी वो इकट्ठे आते और कभी अलग अलग। इस फ्लैट के बारे में इन दोनों के अलावा किसी को भी मालूम न था। काबिल को पूरा यकीन था कि आमिल शोरूम से गायब है तो वो यकीनन फ्लैट पर गया होगा। वहाँ लुबना भी होगी। बज़ाहिर इस यकीन की कोई वजह न थी, लेकिन कभी कभार आदमी को बगैर किसी दलील के यकीन हो जाता है और फिर इसका सोचा हुआ सच भी निकलता है। इस वक्त भी इसका सोचा हुआ सच साबित हुआ था। जब काबिल ने आहिस्ता से चाबी लगाकर दरवाजा खोला तो वहाँ उन दोनों को मौजूद पाया। काबिल ने पलट कर दरवाजे को जोर से हाथ मारा। दरवाजा एक धमाके से बंद हो गया। आमिल को इसकी यह हरकत पसंद न आई, लेकिन वो खामोश रहा, सिर्फ इसे घूरता रहा। मेज पर पीने पिलाने का एहतमाम था, सिर्फ एहतमाम था। अभी जामे गर्दिश में नहीं आया था। काबिल बड़े इत्मीनान से चलता हुआ एक सोफे पर बैठ गया और लुबना से मुखातिब हुआ। मिस लुबना, आप आज ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं आई? तुम यहाँ सिर्फ ये मालूम करने आए हो? लुबना से पहले आमिल बोला। नहीं, मैं तो यहाँ कुछ और देखने आया हूँ। काबिल ने तीखा सा लहजा इख्तियार किया। देख लिया? आमिल मुस्तकिल जारहाना अंदाज इख्तियार किए हुए था। हाँ, काबिल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर अब जाओ। जाओ, काबिल ने बड़े तल्ख लहजे में कहा। कहाँ जाऊं? इस फ्लैट पर जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है। तुम शोरूम चलो, वहाँ आकर तुम्हें चेक दे देता हूँ। तुम इस फ्लैट से अब दस्तबरदार हो जाओ। आमिल ने लुबना की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, काबिल का लहजा जहर में बुझा हुआ था। और लुबना के बारे में क्या ख्याल है? इस सिलसिले में भी तुम कोई चेक दोगे? लुबना का हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं, आमिल ने बड़े सुरसकून लहजे में कहा। ये तुमने कैसे कह दिया? काबिल सीधा होता हुआ बोला। लुबना मुझसे मोहब्बत करती है, आमिल ने बड़े वसूख से कहा। ये बात तुमने लुबना से कही? काबिल ने पूछा। जाहिर है, और कौन करेगा? आमिल ने लुबना की तरफ देखा। वो बिल्कुल बुत बनी बैठी थी। लेकिन यही बात लुबना मुझसे भी कह चुकी है, काबिल ने बताया। ऐसा नहीं हो सकता। तो पूछ लो, लुबना तुम्हारे साथ बैठी है, काबिल ने कहा। क्यों लुबना? आमिल इससे मुखातिब हुआ। काबिल को बता दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आमिल साहब, सच बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? लुबना ने लब खोले। हाँ लुबना, तुम सच बात कहो। आमिल बुरा मानता है तो माने, काबिल बोला। मेरे लिए असल में आप दोनों एक जैसे हैं। मुझे आप दोनों अच्छे लगते हैं। मुझे असल में ऐसा शोहर चाहिए जो मुझे पुरतायुश जिंदगी दे सके, जो जबान पर लाऊं पूरा हो जाए, मेरा कोई ख्वाब अधूरा न रहे। इसने बड़ी हसरत से दोनों को देखा। मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे करूंगा, काबिल ने कहा। ख्वाब तो मैं भी तुम्हारा कोई अधूरा न रहने दूंगा, आमिल ने कहा। फिर आप दोनों आपस में फैसला कर लीजिए, लुबना ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन फैसला कैसे हो? काबिल ने पूछा। सिक्का उछाल लीजिए, लुबना ने तजवीज दी। हाँ, टॉस किया जा सकता है। जो टॉस जीत जाए लुबना इसकी, काबिल ने कहा। आमिल साहब, आप खामोश क्यों हैं? लुबना ने पूछा। चलो ठीक है, सिक्का निकालो, आमिल ने कुछ सोचकर कहा। काबिल और आमिल दोनों में से किसी के पास कोई सिक्का न था। तब इस मुश्किल को लुबना ने हल किया। इसने अपने पर्स में से एक अठन्नी निकाली और आमिल को दे दी। आप सिक्का उछाले। सिक्का उछाला गया। सिक्का जब कालीन पर गिरा तो वो काबिल को खुशी दे गया और आमिल के दिल के टुकड़े टुकड़े कर गया। आमिल अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार न था। वो हट दरबी पर उतर आया। सिक्का मैं उछालूंगा, तुमने बेईमानी की है, आमिल ने गुस्से से कहा। मुझे बेईमान कहा तो आंखें निकाल लूंगा, काबिल को भी गुस्सा आ गया।
اچھا تو میری آنکھیں نکالے گا؟ عامل آپے سے باہر ہونے لگا۔ اس نے شراب کی بھری بوتل کامل کے سر پر کھینچ ماری، اس کا سر پھٹ گیا، بھل بھل کر خون باہر نکلنے لگا، لہو اس کے چہرے پر بھی پھیل گیا، ناک اور تھوڑی سے بوند بوند کر کے ٹپکنے لگا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ہاتھ لہو سے بھر گیا۔ خون دیکھ کر کامل کے جسم میں جیسے کوئی آتش فشاں پھٹا، وہ عامل پر ٹوٹ پڑا۔ کمینے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کامل ہزیاتی انداز میں چیخا۔ عامل کو اس کے حملے کی توقع تھی، لہٰذا وہ حملہ آور ہونے سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی پھرتی سے کامل کے ایک لات جمائی اور ٹوٹی پھوٹی بوتل کی گردن اٹھا لی۔ اس نے اس ٹوٹی بوتل سے خنجر کا کام کیا۔ اس نے اتنی تیزی سے وار کیے کہ کامل کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ وہ کاری زخم کھا کر ایک طرف کو لڑک گیا۔ مجھے مارنے چلا تھا اور اب اٹھتا کیوں نہیں؟ وہ چیخا۔ لگتا ہے مر گیا، لبنا نے خدشہ ظاہر کیا۔ مر گیا ہے تو اچھا ہوا، اگر نہیں مرا تو میں مار دوں گا۔ اسے سیدھا کر کے تو دیکھو، لبنا نے اصرار کیا۔ جب عامل نے اسے سیدھا کیا تو اس میں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ وہ اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور لبنا کے نزدیک آ کر بولا، لبنا اب تو تم خوش ہو؟ تم نے جو کہا تھا وہ میں نے کر دیا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں۔ لبنا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے جو کہا تھا وہ تم نے کر دکھایا، اب تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ سچ؟ عامل نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں بالکل سچ۔ لبنا نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ آؤ دوسرے کمرے میں چلو۔ اس کمینے نے خواہ مخواہ یہاں آ کر ڈسٹرب کر دیا، مجھے تھکن کا احساس ہو رہا ہے۔ میں فریج سے دوسری بوتل نکال لاتی ہوں، تم بیڈ روم میں چلو، میں آج تمہیں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گی، لبنا نے بڑی ادا سے کہا۔ تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ قسم سے؟ عامل بے اختیار خوش ہوا۔ ہاں قسم سے۔ لبنا نے یہ کہہ کر کچن کا رخ کیا۔ عامل نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر لیا، بیڈ روم کی راہ لی۔ کامل کو قتل کر کے اسے شاید احتسابی تھکن ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر کسی دیوار کی طرح گرا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ لبنا نے کچن میں داخل ہو کر سب سے پہلے گلاس میں خواب آور گولیاں ڈالی۔ اس کے بعد اس نے فریج سے بوتل نکال کر شراب گلاس میں ڈالی اور اسے چمچے سے ملا دیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو عامل آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا ہوا تھا۔ لبنا نے اسے بڑی محبت سے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اس کے ہونٹوں سے گلاس لگا دیا۔ عامل بڑی تیزی سے اپنی موت کو نگار گیا۔ خالی گلاس دیکھ کر لبنا کی آنکھوں میں چمک آ گئی، شکار جال میں پھنس گیا تھا۔ پھر اس نے جلدی جلدی 2-3 بار بوتل سے گلاس بھرے اور پلا دیے۔ وہ بڑی خوشی خوشی جھوم جھوم کر پیتا گیا اور زندگی سے دور ہوتا گیا۔ خواب آور گولیوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے اوجھل ہوتی جا رہی۔ وہ آپ ہی آپ بولے جا رہا تھا، لبنا تم کتنی اچھی ہو، تمہیں شراب سے نفرت نہیں، تم میری بیوی بن کر اسی طرح مجھے پلاتی رہنا۔ میں بہت خوش ہوں، تم بہت اچھی ہو۔ ہاں میں بہت اچھی ہوں، میں کتنی اچھی ہوں یہ تمہیں صبح تک پتہ چلے گا، اور جب تمہیں پتہ چلے گا تو تم مجھے یہاں نہیں پاؤ گے۔ عامل نے ایک اور زوردار جمائی لی اور بولا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں تمہیں اب نیند ہی آئے گی جس کا کوئی اختتام نہ ہوگا۔ اب تم ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے، تمہیں کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ عامل نے بمشکل آنکھ کھولتے ہوئے پوچھا۔ شراب اور نیند کی گولیوں کی وجہ سے اس کی حالت بری تھی۔ میں جو کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ میں کوئی اخلاق باختہ لڑکی نہیں ہوں، مجھے شراب سے بہت نفرت ہے۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی ابکائی آ رہی ہے۔ کسی کو پیش کرنا تو دور کی بات ہے، میں جو تم دونوں کے قریب آئی تو اس کا بھی ایک خاص مقصد تھا۔ میں نے تم دونوں کو محبت کا فریب دیا، میں تو تم دونوں سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ انتقام کے لفظ پر عامل کے سوتے ذہن میں کہیں ہلکی سی سوئی چبھی۔ اس کے ہونٹ واہ ہوئے اور وہ غنودگی میں بولا، انتقام؟ کیسا انتقام؟ اس لڑکی کو بھول گئی جس کی زندگی تم دونوں نے اسی فلیٹ میں برباد کی اور وہ جینے کا حوصلہ ہار بیٹھی۔ وہ یہاں سے اپنے گھر جانے کے بجائے سمندر پر چلی گئی اور اس کی اونچی اونچی لہروں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی۔ ہاں میں بدر احمد کی بات کر رہی ہوں، میں بدر احمد کی چھوٹی بہن لبنا احمد ہوں۔ مجھے اس کی خودکشی پر یقین نہ آیا، مجھے کیا کوئی بھی اس کی خودکشی کا کیس تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا، لیکن حالات اور واقعات ایسے تھے کہ کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے خودکشی کی تھی،
لیکن اس خودکشی کی وجہ تم دونوں تھے، تم دونوں جنہوں نے اس سے اس کی پاکیزہ زندگی کو چھین لیا تھا، اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ اس شام میری بہن گھر نہیں آئی تھی، بلکہ مسز کاظمی اسے یہاں لے آئی تھی، پھر وہ اسے یہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پھر وہ مقررہ وقت پر ہمارے گھر پہنچی، اس نے حسب معمول گاڑی کا ہارن بجایا اور تیزی سے نکل گئی۔ گاڑی میں میری بہن نہ تھی۔ میرے گھر والے یہی سمجھے کہ مسز کاظمی بدر احمد کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ گھر آنے کے بجائے یہاں سے واپس سمندر پر چلی گئی ہے۔ ہمیں اصل حقائق کا زندگی بھر پتہ نہ چلتا۔ وہ تو بھلا ہو مسز کاظمی کے ضمیر کی خلش کا کہ اس نے اسے چین نہ لینے دیا، اور ایک خط کے ذریعے اس نے ہمیں اصل حقائق سے آگاہ کیا۔ شاید وہ مسز کاظمی کے گناہوں کا کفارہ تھا۔ اس نے پوری زندگی بڑی سیاہ گزاری تھی، مگر آخری وقتوں میں وہ اپنی زندگی کچھ سفید کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس خط کے ملتے ہی میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں تم دونوں بھیڑیوں کو ٹھکانے لگا کر رہوں گی۔ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ تم میری بات سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ لبنہ نے عامل کا کندھا ہلایا، لیکن عامل تو کب کا سو چکا تھا، اب تو وہ خراٹے لے رہا تھا۔ پھر لبنہ نے جہاں جہاں اس کی انگلیوں کے نشان تھے اپنے رومال سے انہیں صاف کیا، اپنا پرس اٹھایا اور اپنے منصوبے کو آخری ٹچ دینے کے لیے چند لمحوں کے لیے کچن میں گئی۔ پھر بڑے اطمینان سے وہاں سے باہر نکلی، فلیٹ کی کھڑکیوں پر نظر ڈالی، سب بند تھی۔ اس کے بعد اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں رومال تھا۔ باہر نکل کر اس نے دروازہ آہستگی سے بند کیا۔ دروازہ لاک ہو گیا۔ پھر وہ ہونٹوں پر فتح مندانہ مسکراہٹ لیے لفٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ 7ویں منزل سے نیچے آتے ہوئے سوچ رہی تھی، اب عامل کو موت کے پنجے سے کوئی نہ چھڑا سکے گا۔ اس نے کچن میں لگے چاروں گیس کے چولہے پوری طرح کھول دیے تھے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی کہانی۔ پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی اور موڑ پر کسی اور کہانی کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔